में यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो इधर इन पाइप्स के पास आती है और वो पूछती है कि यहाँ पे कोई है, तो वो देखते हैं कि इधर इस पाइप के अंदर से एक अजीब से वह क्रीचर निकलता है और भाई ये एक एलियन होता है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना। और ये बस पी पी कर रहा होता है, मतलब हर वर्ड के आगे पी लगा देता है। इसको काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, ठीक है ना। और हमें बताया जाता है कि ये जो क्रीचर है इसको कहते हैं हैप्पियन, ठीक है ना। ये एक एलियन है जो कि हैप्पी प्लेनेट से आया है और ये भाई यूनिवर्स में घूम रहा है जिससे कि ये पूरे यूनिवर्स में खुशी फैला सके, ठीक है, हैप्पीनेस फैला सके। तो फाइनली वो आज इस ग्रीन ब्लू प्लेनेट के ऊपर लैंड किया है। जैसे वो लैंड किया था कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, वो भागता भगाता यहाँ पे आके छुप गया था। उसको काफी भूख लग रही थी, वो डरा हुआ था, लेकिन फाइनली वो मिलता है एक शिजुका नाम की लड़की से जो कि उसको ब्रेड वगैरह ला के देती है, उसका ख्याल रखती है, ठीक है ना। यहाँ पे शिजुका उससे उसका नाम पूछती है तो ऑब्वियसली बात है उसका नाम थोड़ा अजीब सा होता है। मैं तुम्हें बताऊं तो नुइनुकफ होता है उसका नाम, ठीक है। अब एक नाम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि तुम मेरे को कुछ भी बुला सकती हो। तो यार शिजुका यहाँ पे सोचती है और वो अपनी बुक में एक सी क्रीचर दिखाती है जो कि उसकी तरह दिख रहा होता है, बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा या फिर मैं बोलूं स्क्विड जैसा, ठीक है ना। और टाकोपी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वो इस क्रीचर का नाम टाकोपी रख देती है। यहाँ पे टाकोपी हमें बताता है कि शिजुका एक काफी अच्छी इंसान है और वो इस समय 4th ग्रेड में है और उसके बावजूद उसे लिविंग क्रीचर के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे देख के वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे शिजुका ने उसको खाना दिया होता है जिस वजह से वो यहाँ पे उसको रीपे करना चाहता है। तो यहाँ पे वो एक गैजेट निकालता है, उसके पास एक गैजेट होता है जिससे कि यार ये उड़ सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये क्या मतलब कोई भी उड़ सकता है। वो यहाँ पे उड़ के दिखाता है शिजुका को और लैंड करता है। जब वो यहाँ पे उससे देने वाला होता है तो शिजुका कहती है नहीं मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, वो मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वो ये कहती है जाने से पहले कि चिंता मत करो, ब्रेड के बारे में ज्यादा मत सोचो, वो मेरे स्कूल लंच में से बची हुई थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आई और मैं कल भी लेके आ जाऊंगी, ठीक है ना। तो यार टोकापी यही कहता है कि तुम्हें इसको पहन के देखना चाहिए यार, उड़ के ट्राई करना चाहिए तुमको, तुम्हें पक्का मजा आएगा। तो यार शिजुका ये कहती है कि फिर चाहे मैं उड़ भी लूं ना उसके बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है यार टाकोपी काफी ज्यादा शरीफ या फिर मैं बोलूं यार बहुत ज्यादा मासूम क्रीचर होता है। उसने सिर्फ हैप्पीनेस ही देखी है अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे आके वो नहीं समझ पाता कि शिजुका उदास क्यों है। वो यहाँ पे यही सोचता है कि यार इस दुनिया में काफी सारे उड़ने वाले क्रीचर्स पहले से है, तो हो सकता है कि इंसानों को भी उड़ना आता और वो रात में ट्रेनिंग के लिए जाते हो। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शिजुका यहाँ पे कस के पकड़ के बैठी होती है टाकोपी को और पीछे से कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे शिजुका छुप के बैठी हुई होती है। अब यार टाकोपी ये बताता है कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे शिजुका रोज जाती है। यहाँ पे हमें कुछ लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। इनमें से एक लड़की होती है मरीना जो कि काइंड ऑफ लीडर होती है इन लड़कियों की, ठीक है ना। तुमने देखा होगा यार जो थोड़ा एटीट्यूड वाली लड़कियां होती है जो अपने आपको कुछ ज्यादा ही समझती हैं वो। अब यार ये लड़कियां बात कर रही होती है एक लड़की के बारे में जिसका एग्जाम बोर्ड इन्होंने तोड़ दिया होता है तीसरी बार, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है ये लोग यही बात करते हैं कि वो फिर से खरीदेगी अपने पैसों से और अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको, ठीक है ना। अब टाकोपी को तो इन लड़कियों की बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो काफी मजेदार बातें कर रहे हैं और उन्हें मजा आया होगा वो जो भी कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे शिजुका उठ जाती है और जाने लग जाती है। वो कहती है मेरे जाने का समय आ चुका है। तो यार आज का जो गैजेट होता है टाकोपी जो दिखाता है वो होता है एक कैमरा जिसका नाम होता है हैप्पी कैमरा। तो यार वो शिजुका के साथ इधर एक सेल्फी लेता है। शिजुका कहती है कि तो इसके लिए इस कैमरा की क्या जरूरत है, तो स्मार्टफोन से भी हो जाएगा। तो यार टाकोपी कहता है नहीं नहीं इसमें एक और स्पेशल फीचर है। तो यार शिजुका कहती है यार मेरे को जाना होगा, मेरे को एक राइटिंग बोर्ड खरीदना है, ठीक है। तो लगातार दूसरी बार वो यहाँ पे राइटिंग बोर्ड खरीदने के लिए जाने वाली होती है। तो यार टाकोपी पूछता है कि कल ही तो खरीदा था तुमने। तो शिजुका कहती है हाँ वो मेरा वाला था ना जो खो गया है वो। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। हमें दिखाया जाता है तीसरे दिन का सीन। यहाँ पे फिर से शिजुका आती है। चौथे दिन का सीन भी दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे दिन बढ़ते रहते हैं। वो बार बार उसके लिए खाना लेके आती है और बार बार कोई ना कोई नया गैजेट दिखाता है टाकोपी हमें, ठीक है ना। 6th डे पे यहाँ पे शिजुका यही कहती है कि मेरे को आज घर जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरे को चापी को खाना खिलाना है, ठीक है ना। अब यार ये सोच के तो टाकोपी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि चापी कौन है। तो वह शिजुका यहाँ पे टाकोपी को अपने साथ लेके आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शिजुका का एक डॉग होता है जिसका नाम चापी होता है और वो उसको खाना वाना खिलाती है, मतलब बेसिकली उसी का डॉग होता है वो, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पहली बार उसके साथ खेलते खेलते वो हंसती है और ये देख के यार टाकोपी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पहली बार उसने उसे हंसते हुए देखा है, ठीक है। शिजुका ये कहती है कि मॉम घर पे नहीं है तो तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ पे टाकोपी अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। तो शिजुका ये कहते हैं कि मेरे डैड नहीं है। तो यार टाकोपी ये सोचते हैं कि ओ ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इंसानों को बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ माओ की जरूरत होती है, आदमियों की जरूरत ही नहीं होती है। क्या बात है, कमाल की चीज है ये। तो यहाँ पे शिजुका बताती है कि वो अपने डैड से काफी ज्यादा प्यार करती थी लेकिन उसके डैड उसको छोड़ के चले गए और ये डॉग पीछे छोड़ गए और इस वजह से वो इस डॉग से काफी ज्यादा प्यार करती है। फिर चाहे कितनी भी दर्दनाक हो जाए चीजें, कितनी भी ज्यादा परेशानी हो, उसको कितना भी पेन हो, लेकिन
ये डॉग उसे हमेशा खुश कर देता है। तो यार टाकोपी को समझ आ जाता है कि इसका दया है कि उसके डैड भी थे, ठीक है ना। अब ये रात को यहाँ पे वॉक के लिए निकलते हैं। शिजुका यहाँ पे आसमान में देख के पूछती है कि हैप्पी प्लैनेट कौन सा है तुम्हारा। तो टाकोपी बताता है कि यार देखो वो बहुत दूर है, वो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, लेकिन किसी न किसी दिन मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। हम मेरी हैप्पी स्पेसशिप में पलक झपकते वहां पे पहुंच जाएंगे। तो शिजुका कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जादू में यकीन नहीं करती और मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती, कहीं पे भी नहीं, ना ही हैप्पी प्लैनेट पे और ना ही जहाँ पे मेरे डैड हैं। तो यार वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है टाकोपी का सीन कि उसके प्लैनेट पे उसे कहा गया था कि तुम्हारे पास ये गैजेट्स है, उसकी मदद से तुम्हें लोगों को खुश करना है, लेकिन कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना। तो यार टाकोपी मन में यही सोचता है कि यार अभी तक तो रूल तोड़ने की बात अलग है, शिजुका ने एक बार भी किसी गैजेट को यूज तक नहीं किया है, लेकिन उसका मेन पर्पस यही होता है कि उसके पास काफी सारे हैप्पी गैजेट है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे खुश करेगा शिजुका को और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके आएगा और अपने प्लेनेट पे भी लेके जाएगा। मतलब अभी नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी कुछ हो गया उसके प्लेनेट पे, लेकिन बाद में जरूर लेके जाएगा। तो यहाँ पे शिजुका खुश होती है और वो उसको थोड़ा स्मेल करके देखती है कि उसमें से स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ओके ना। और वो ये कहती है कि चलो अब हम कल मिलेंगे। हमें यहाँ पे कल का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पे भाई शिजुको की हालत बहुत बुरी होती है, ऐसा लगता है उसको मारा पीटा गया और उसके हाथ में चैपी का पट्टा होता है। पहले तो ध्यान से देखता नहीं है टाकोपी और वो ये कहता है कि ओह तुम आ गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गैजेट है। लेकिन वो देखता है कि उसके चेहरे की ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो शिजुका बताती है कि उसकी एक दोस्त से झगड़ा हो गया। टाकोपी ये कहता है कि इस प्लेनेट के लोग जब भी झगड़ा करते हैं तो उनके चेहरे डेकोरेट हो जाते हैं क्या, मतलब मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है जब मैं शाय होता हूँ तो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल का हैप्पी गैजेट है। ये देखो, ये एक रिबन है, ये अगर तुम अपनी पिंकी फिंगर पे बांधोगी और दूसरा वाला हिस्सा अपने फ्रेंड की पिंकी फिंगर पे बांधोगी तो तुम दोनों एकदम से दोस्त बन जाओगे। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्फिनिटी तक फैल सकता है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल करके अपनी दोस्ती अच्छे से बढ़ा सकती हो। तो यार शिजुका कहती है हाँ ये तो काफी अच्छा लग रहा है, मेरे को इसको यूज करना है। तो टाकोपी कहता है कि हाँ ठीक है ये लो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि भाई रूल्स होते हैं कुछ हैप्पी गैजेट के कि कभी भी कोई भी हैप्पी गैजेट जब यूज होता है ना तो एक हैप्पी के सामने ही होना चाहिए। मतलब टाकोपी ये रिबन यहाँ पे शिजुका को यूज तो करने दे सकता है लेकिन उसको लेके नहीं जाने दे सकता। लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बड़ा खुश होकर यहाँ पे रिबन वो मांग रही होती है तो उसको इनकार कैसे करे वो। तो यार वो दे देता है। वो ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, ओके ना, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोस्त बन जाओगे। अब यहाँ पे भाई वो वेट करना शुरू कर देता है कि शिजुका वापस आएगी, लेकिन वो वापस आती ही नहीं भाई। ऑलमोस्ट रात होने वाली होती है, ठीक है। तो उसको टेंशन हो रही होती है, इसी वजह से वो उसके घर उसको देखने के लिए जाता है। वो ये कहता है कि मैं कोई नजर रखने नहीं जा रहा, वो ये है कि ये रिबन काफी लंबा हो जाता है ना तो इसलिए इसमें गांठ वगैरह लग जाती है, तो ऐसा ना हो इसी वजह से मैं बस देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे फाइनली जब वो घर पे आता है तो हमें दिखाया जाता है इधर चैपी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे भाई लटक गई होती है शिजुका और भाई ये काफी खतरनाक सीन है क्योंकि अभी तक सब बहुत ज्यादा चेयरफुल चल रहा था, वो उसी रिबन से लटकी होती है जो कि उसे टाकोपी ने दिया था। और भाई ये काफी खतरनाक सीन होता है बेसिकली, ठीक है ना भाई, गूज़बम्प्स वाला एकदम। ओके अब ये देख के तो यार टाकोपी समझ नहीं पाता यहाँ पे चल क्या रहा है। वो ये कहता है कि अरे तुमने ये रिबन अपने गले में क्यों बांध रखा है, पिंकी फिंगर पे बांधना था, ऐसे ये काम नहीं करेगा। और ऊपर छत से क्यों बांधा है, इससे छत से तो है ना उससे दोस्ती करनी है तुम्हें, शिजुका क्या हुआ तुम हिल क्यों नहीं रही। तो बेसिकली वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है क्योंकि ये रिबन टूट जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। इसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है टाकोपी। अब भाई उसे समझ नहीं आता, वो ये सोचता है कि क्या वो मर गई है, ये रिबन तो दोस्ती करने के लिए था, ये तुमने क्या किया। तो यार उसको याद आता है वो रूल कि भाई ऑब्वियसली बात है उसने रूल ब्रेक किया है, शायद इसी वजह से ये सब हुआ है। तो यार वो काफी ज्यादा यहाँ पे निराश हो जाता है, रोने लग जाता है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आता कि वो करे क्या। वो यही बोलता है कि दुनिया में काफी कमाल के गैजेट है लेकिन कोई भी गैजेट इतना महान नहीं है कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। वो यहाँ पे फिर से अपने पाइप वाले ठिकाने पे आ जाता है और आपको याद होगा उसने कैमरा से एक फोटो क्लिक की थी, वो फोटो भी यहीं पे शामिल होती है। अब आपको याद होगा वो एक स्पेशल फीचर के बारे में बताने वाला था उस समय लेकिन उसने बताया नहीं था। तो टाकोपी हमें बताता है कि इस कैमरे का एक स्पेशल फीचर है कि जो फोटो हमने खींची है ना, हम उसे इस कैमरे में डाल के फिर से उसी पल में वापस जा सकते हैं। काइंड ऑफ जिस समय ये फोटो खींची गई थी उस टाइम में वापस जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है काफी कमाल का सीन है, मतलब अच्छा ही गैजेट है ये तो एक तरीके से। अब यार बेसिकली यार टाकोपी को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि उसने अपनी जान क्यों ली, मतलब शिजुका ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ था, शायद वो उसको ठीक से जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया। तो वो कोशिश करेगा उसको जानने पहचानने की और उसने भाई उससे वादा किया था कि कल तुम जरूर हंसोगी। हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे वो फिर से टाइम में पीछे आ चुका होता है उसी मोमेंट में जब उसने फोटो क्लिक की थी। अब वो जमा हुआ होता है लेकिन जब ये फोटो बाहर निकलती है तो वो हिलने लग जाता है। तभी शिजुका यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो ये कहते हैं कि मेरे को एक राइटिंग बोर्ड खरीदना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा।
टाकोपी उसको रोकने की कोशिश करता है और वो यही कहता है कि कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल में आऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल की जिंदगी उसकी खराब होती है एकदम। बेसिकली यहाँ पे काफी ज्यादा बुरे बुरे बच्चे होते हैं। इवन यहाँ पे उसकी डेस्क पे लिख रखा होता है बच्चों ने कि मर जाओ, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट है। हमें दिखाया जाता है कि इधर मारीना भी होती है और वो यहाँ पे पैरासाइट वगैरह बोलती है शिजुका को और यही कहती है कि तुम्हारे अंदर से बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते जैसी बदबू आ रही है, तुम बहुत घटिया हो। अब काइंड ऑफ ये यार बुली टाइप ही होती है, ओके ना, और काफी ज्यादा परेशान करती है इधर शिजुका को। हमें यहाँ पे फिर से थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है। शिजुका ने यहाँ पे टाकोपी को कहा था कि तुम वैसे भी मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें एनिमल शेल्टर में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने सर के ऊपर एक फ्लावर लगा लेता है टाकोपी और वो यही कहता है कि अगर मैं इसको अपने सर पे लगा लूंगा तो कोई भी मेरे को देख नहीं पाएगा और सिर्फ उनको एक फ्लावर दिखेगा, ठीक है ना। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यार यही वो पहन के आया होता है और बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि शिजुका के बालों में एक कमेलियन फ्लावर है और मरीना ये पूछती है कि ये घटिया सा फ्लावर तुमने क्यों लगा रखा अपने बालों में। तो यहाँ पे वो टाकोपी को उठाती है और यहाँ पे रख देती है सामने। केज टाइप की जगह होती है, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इनकी क्लास यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यार जो मरीना होती है उसने शिजुका की बुक ले ली होती है, कॉपी ले ली होती है जिसके अंदर उसने होमवर्क वगैरह किया था, ठीक है। तो वही सबसे पहले खड़ा किया जाता है शिजुका को आंसर वगैरह पूछने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो मरीना चिल्ला के बोल देती है कि शिजुका अपनी नोटबुक लेके नहीं आई है, ठीक है ना। जिसे देख के वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। जिसके बाद अजुमा नाम का लड़का होता है, उसे बोला जाता है आंसर लिखने के लिए, वो यहाँ पे आंसर आके लिख देता है। तो टाकोपी को समझ आ जाता है। वो ये कहता है ऐसा लगता है कि शिजुका इसलिए मरी क्योंकि वो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो अपना होमवर्क घर पे भूल गई थी। तो यहाँ पे फिर से वो टाइम में पीछे जाता है और पहले से जाके उसको दोबारा से बोल देता है कि कल तुम्हारा होमवर्क होगा। उसका आंसर वो पहले से उसको बता देता है कि क्या क्या आंसर होगा। तो नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जब वो स्कूल में आती है तो वो बिल्कुल सही सही जवाब दे देती है इन आंसर्स का, भले उसके पास होमवर्क होता भी नहीं है, ठीक है। वही दूसरा मरीना से जब इसके आंसर पूछे जाते हैं तो उसको नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है इधर, ठीक है। ये देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है टाकोपी। लेकिन इसके बाद लंच का सीन हमें दिखाया जाता है। तो लंच में यहाँ पे वो अपना खाना नहीं खा रही होती क्योंकि ये लड़कियां उसे परेशान कर रही होती है। तो टाकोपी को ऐसा लगता है कि शिजुका शायद इसलिए मरी थी कि वो अपना लंच फिनिश नहीं कर पाई। तो यहाँ पे वो शिजुका के पास आता है और वो लंच पूरा खत्म करने में उसकी मदद कर देता है। तो यहाँ पे ये प्लेट वगैरह जब वो रखने के लिए जा रही होती है तो ये लड़कियां उसे देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई उसको इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो आराम से खा पी रही है, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है कि लंच में जब वो बाहर गई हुई थी तो मरीना इधर आके शिजुका की नोटबुक कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन टाकोपी इस नोटबुक को ढूंढ के वापस कर देता है शिजुका को। अब यार ये सब करते हुए ना काफी ज्यादा चिढ़ मच रही होती है मरीना को। वो पूरी कोशिश कर रही होती है परेशान करने की शिजुका को, लेकिन भाई टाकोपी बार बार उसको कवर अप कर रहा होता है। यहाँ तक कि मरीना उसका बैग भी बाहर फेंक देती है। इधर भाई बहुत उदास हो जाती है शिजुका। लेके जब ये लोग बाहर जाते हैं तो टाकोपी इस बैग को भी ढूंढ के वापस कर देता है। अगले दिन वो अपना बैग लेके आती है जब स्कूल, तो ये देख के तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है मरीना कि ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस शाम यहाँ पे टाकोपी पूछता है कि मरीना और तुम्हारी लड़ाई हो रही है क्या, क्योंकि हमारे प्लेनेट पे ऐसा होता है अक्सर जब भी हम लड़ते हैं ना आपस में तो हमारा एक हैप्पी पेपर होता है तो हम एक दूसरे के हैप्पी पेपर को छुपा देते हैं जिससे कि उनको पता चले कि हम तो उनसे नाराज है। तो शायद इसलिए मरीना ने तुम्हारी नोटबुक छुपाई होगी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है टाकोपी को कि असलियत में हो क्या रहा है। उसको नहीं पता कि मरीना सच में बहुत ज्यादा नफरत करती है शिजुका से। उसे ऐसा लग रहा है कि बस ये खेल चल रहा है और काइंड ऑफ प्यारी प्यारी जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। शिजुका कहते हैं क्या तुम इससे लड़ाई करना कहते हो, तो शायद हाँ हम लड़ रहे हैं। अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शिजुका जब इधर क्लास में जाने वाली होती है तो कुछ लड़कियां उसे बताती हैं कि मरीना तुमसे बात करना चाहती है और लंच में तुम इक्विपमेंट स्टोरेज रूम में जाना, ठीक है ना, उससे मिलने के लिए। तो यार ये सुन के तो टाकोपी खुश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि शायद मरीना इधर अपना रिश्ता ठीक करना चाहती है और बातचीत करके ये लोग फिर से दोस्त बन जाएंगे। काफी अच्छा सीन है। लेकिन यहाँ पे शिजुका वॉशरूम में आ जाती है। भाई वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती है, काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे नहीं जाना होता। भले यहाँ पे टाकोपी तो काफी ज्यादा खुश होता है कि इनकी दोस्ती फिर से होने वाली है, ठीक है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बार बार ये कहते हैं कि तुम कब जाओगे, तुम्हें जाना नहीं है कि तुम्हें लेट हो रहा होगा। तो शिजुका कहती है हाँ थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार 4th क्लास की बच्ची कितनी ज्यादा मेच्योर हो सकती है और उसके सामने उससे भी ज्यादा इमेच्योर चीज है, ठीक है, जो कि ये एलियन है। अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो शिजुका यही कहती है कि तुम बस इसलिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुमने कभी आज तक उससे बात नहीं की है। तो यहाँ पे शिजुका रोने लग जाती है। उसे इतना टेंशन में देख के टाकोपी यही कहता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि अगर सामने वाले का डीएनए मिल जाए ना, जैसे कि बाल वगैरह, और उसके बाद इस बटन को दबाया जाए तो टाकोपी उस इंसान का रूप ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी कि इस गैजेट का इस्तेमाल करके टाकोपी शिजुका का रूप ले लेता है और वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से बात करके आता हूँ, ठीक है ना। तो यार वो यहाँ पे फाइनली आ चुका होता है मरीना से मिलने के लिए और कहता है कि हे मरीना, मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे बात करनी थी इस चीज के बारे में। लेकिन आते साथ यहाँ पे मरीना भाई उसके गाल पे चाटा लगा देती है। अब यार
ये चीज तो टाकोपी को समझ नहीं आती। वो सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो काफी ज्यादा रूड है, लेकिन इतने में दोबारा एक चाटा उसको पड़ जाता है, ठीक है ना, और वो बार बार पी पी बोल रहा होता है हर वर्ड के बाद में। तो यार मरीना कहती क्या मुझे पता था कि तुम बेवकूफ और घटिया इंसान हो, लेकिन अब तुमने एनिमे देखना शुरू कर दिया है क्या, ये जो पी पी कर रही हो तुम, और ज्यादा घिन मत दिलाओ मेरे को। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हरकतें कर रही हो तुम, ज्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया तुम्हारे अंदर, जैसे कि लंच में और क्लास के टाइम पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस क्वेश्चन का सही आंसर देने की। अब यार ये सब बातें जब वो बोल रही होती है ना, तो टाकोपी मन में सोच रहा होता है कि यार उसका गाल जल रहा है एकदम, उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा है, उसके प्लेनेट पे तो कभी भी ऐसा नहीं होता, इतना ज्यादा रफ नहीं होते लोग एक दूसरे के साथ, ये क्या हो रहा है। और उसकी आंखों में से एकदम से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको समझ नहीं आता क्या होता है। भाई मरीना यहाँ पे आती है और वो ये कहती है तुम सुन नहीं रही क्या मेरी बात। तो यहाँ पे टाकोपी के मुंह पे लात मार के उसको नीचे गिरा देती है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाकोपी माफी वगैरह मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाती, और भाई कंटिन्यूसली इधर मरीना उसको मारना शुरू कर देती है, लात पे लात बजाना शुरू कर देती है। ओके, टाकोपी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही होती है, बस वो रो रहा होता है, ठीक है। उसे समझ नहीं आता, तो वो ये कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हम बात करके ये सब चीजें सुलझा सकते हैं। तो मरीना कहती है तुम वो आखिरी इंसान होगी जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, समझी। वो यहाँ पे उसके बाल खींचने लग जाती है, और वो ये कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसी लड़की जिसकी माँ एकदम बेकार इंसान है, उसकी बेटी मेरे को लेक्चर देगी कि अच्छा इंसान कैसे बनना होता है। मेरे डैडी मेरे को वापस करो। यहाँ पे वो अपने जेब में से एक पेंसिल निकाल लेती है, पेंसिल या पेन जो भी बोल लो, ठीक है, और उसको मारती है, ठीक है ना। और भाई ये देख के भाई टाकोपी की तो वाट लग चुकी होती है, वो यहाँ पे टाइम में फिर से वापस आ जाता है उसी मोमेंट पे जब वो पिक्चर ली गई थी, और वो उसको कल के होमवर्क के बारे में बताता है। अब यार टाकोपी सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों कर रही है मरीना उसके साथ। तो यहाँ पे वो सारी की सारी बातों को याद करता है जो भी मरीना ने कही थी कि यार बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहती है शिजुका आजकल, ठीक है ना, होमवर्क का सही आंसर दे रही है, फलाना ढिगाना, ठीक है ना। उसे समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे उसी की गलती है, ठीक है ना। अब यार फिर से हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो मिलने के लिए बुलाती है शिजुका को। तो यार टाकोपी सोचता है कि वो उसकी जगह ले ले, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा डर जाता है भाई, क्योंकि उसने भी टॉर्चर सहा है, तो उसको बिल्कुल भी ये चीज सहन नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे मदद करना चाहता है शिजुका की, तो यार वो उसका रूप ले लेता है फिर से, और भाई स्कूल में चिल्लाता हुआ फिरता है, बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ जल्दी से, कोई मास्टर है या फिर कोई टीचर है वहाँ पे इक्विपमेंट रूम के पास जाओ, स्टोरेज रूम के पास, ठीक है। हमें दिखाया जाता है शिजुका का सीन, उसके गाल पे थोड़ी सी चोट लगी होती है। अजुमा इधर होता है, वो ये कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है। अगर तुम चाहती हो तो मैं अगली स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में इस बारे में बात करूंगा, वो जो कि अगले वेडनेसडे है, ठीक है। तो शिजुका कहते हैं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। और वो यहाँ से जाने लग जाती है। भले यहाँ पे अजुमा बेचारा मदद करने की कोशिश करता है, वो ये कहता है कि कोई और टीचर से हम बात करेंगे, कोई एक पीई टीचर है, थोड़े स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन भाई शिजुका को बिल्कुल भी होप नहीं होती किसी भी हेल्प की, ठीक है। वह फाइनली यहाँ पे फिर से आके पार्क में बैठ जाती है। अब यार टाकोपी माफी वगैरह मांगने लग जाता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शिजुका कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही मेरी जान बचाई थी, है ना। सारे के सारे टीचर क्योंकि कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे शिजुका स्कूल भर में भाग रही थी मदद मांगने के लिए और फिर खुद पिट के भी बैठी हुई थी। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरे को सिर्फ गाल पे ही चोट लगी है, ज्यादा नुकसान नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी मदद करने की कोशिश करते हो, तुमने मेरी नोटबुक ढूंढी, तुमने मेरे होमवर्क का आंसर दिया, इवन मेरे लिए मेरा लंच भी खा लिया था। स्कूल की लाइफ बहुत ज्यादा घटिया हो गई है जब से मेरी मॉम और मरीना के डैड का चक्कर चल रहा है। अब मुझे किसी भी चीज में मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, और इससे बुरा यह है कि मेरे को रोज जाके मरीना को फेस करना पड़ता है। मेरे को अपनी जिंदगी से नफरत है। कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने भी बुरे दिन नहीं है ऐसा लग रहा है। तो टाको भी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एक फेलियर हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मरीना यहाँ पे देख रही होती है शिजुका को, और वो भाई बहुत चिड़ी बड़ी होती है कि क्यों शिजुका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों वो बहुत ज्यादा खुश है। वो 10 दिन से यहाँ पे ट्राई कर रही है स्कूल के बाद बुली करने के लिए, किसी तरह वो परेशान करना चाहती है शिजुका को, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, बार बार वो बच जाती है। यहाँ पे वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान है, इधर भाई मार ताड़ हुई है, लगता है कि बर्तन वगैरह टूटे हुए होते हैं। तो उसकी मॉम यही कहती है कि डैडी ने कहा कि वो डिनर पे जा रहे हैं उस दूसरी औरत के साथ, यानी कि शिजुका की मॉम के साथ, ठीक है ना। तो भाई इसकी माँ यही कहती है कि मेरे को लग रहा था कि तुम तो मेरी साइड हो मारी, है ना, लेकिन तुम तो आई नहीं, तुम तो काफी लेट हो गई, तो मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना ये सारे लक्षण कहाँ से आ रहे हैं, उसकी माँ से। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी माँ भी इधर मरीना को मारती है, और यही गुस्सा यही स्ट्रेस वो फिर शिजुका के ऊपर निकालती है, क्योंकि बेसिकली शिजुका की मॉम की वजह से सब कुछ हो रहा है कि उसकी डैड को उसने फंसा लिया, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, रात में शिजुका आराम से सो रही होती है तो टाकोपी भी उसके साथ सो जाता है। अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब इधर टाकोपी साथ में ही होता है तो वो आंसर्स वगैरह बताने के लिए मदद करता है क्वेश्चंस की, ओके। हमें दिखाया जाता है कि कैसे अभी भी टाकोपी ये सोच रहा है कि शिजुका और मरीना के बीच में दोस्ती हो सकती है। ये लोग यहाँ पे रात में वॉक पे निकले होते हैं, और इधर एक फॉरेस्ट होता है जहाँ पे लिखा होता है कीप आउट, यानी कि यहाँ से दूर रहना, इसके अंदर नहीं जाना है। ये
लोग यहाँ पे आके एक पाइप के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब एक पाइप क्या, वही वाला पाइप जहाँ पे हमेशा बैठते हैं, ठीक है ना। शिज़ुका बताती है कि मैं हमेशा अपने डैड के साथ ऐसे रात में वॉक पे जाती थी, काफी मजा आता था मुझे, ठीक है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब वो मुझे छोड़ के चले गए। उस रात भी बिल्कुल ऐसे ही सितारे थे। मैंने काफी विश मांगी सितारों से कि प्लीज मेरे डैड को मुझे वापस कर दो। मैंने विश मांगी कि मेरे मॉम डैड का कभी भी डाइवोर्स ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए। तभी मुझे समझ आ गया था कि ये मैजिक और जादू जैसी कोई भी चीज नहीं होती, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो टाको भी सोचता है कि यार ये पहली बार है जब शिज़ुका उसके साथ अच्छे से ओपन अप कर रही है, उससे बात वगैरह कर रही है ना। ऐसा लगता है कि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। तभी टाकोपी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि 6 दिन हो चुके हैं उसे ऑलरेडी यहाँ पे, और इसके ही अगले दिन यहाँ पे शिज़ुका मर गई थी, ओके, और उससे पिछली रात ऐसे ही स्टारी नाइट थी। वो याद करता है कि उस दिन जब यहाँ पे शिज़ुका आई थी तो उसके हाथ में एक कुत्ते का पट्टा था, ओके ना, लेकिन उस समय चैपी उसके साथ क्यों नहीं था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मरीना इधर आ चुकी होती है और वो ये कहते हैं कि रात में इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो, लगता है अपनी माँ जैसी हरकत कर रही होगी, और ये कितना घटिया कुत्ता है तुम्हारा। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम जैसे पैरासाइट के पास एक कुत्ता पालने का हक होना भी चाहिए या फिर नहीं। अब यार जब वो अपने डॉग को पकड़ती है तो ये पट्टा निकल जाता है और वो फिर से शिज़ुका को इधर मारना पीटना शुरू कर देती है। तो यार उसके डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है वो मार रही होती है शिज़ुका को, तो डॉग यहाँ पे आके अटैक कर देता है मरीना के ऊपर और वो हंसती है लिटरली और अपने हाथ पे कटवा लेती है, ठीक है ना। हाथ पे कटवाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, ऑब्वियसली बात है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि ये पागल कुत्ता मेरे को काट रहा है, मुझे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह को बुला लिया जाता है और एनिमल शेल्टर वाले चैपी को ले जाते हैं, ठीक है ना। अब यही मोमेंट है भाई, ऑब्वियसली बात है टाकोपी को समझ आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर से यहाँ पे टाइम में पीछे चला जाता है। अब वो यहाँ पे थ्रू आउट वीक ट्राई करता है कि कोई अलग रास्ता ले, किसी डिफरेंट रास्ते से जाए, लेकिन हर बार जब भी ये नए रास्ते लेते हैं मरीना उसे रात में मिल ही जाती थी, ठीक है। इवन उन्होंने टाइम वगैरह चेंज करने की कोशिश की, लेकिन तब भी एंड में सेम ही चीज होती थी, चैपी को एनिमल शेल्टर वाले उठा के ले जाते थे। वही सोचता है कि मरीना को अवॉइड करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे पता था कि वो उसे काटने ही वाला है तो वो फिर बार बार क्यों आ रही है। लगता है शिज़ुका से पूछना चाहिए क्योंकि वो एक इंसान है, उसे पता होगा इसके बारे में। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है भाई शिज़ुका तो डिप्रेस्ड होती है, भाई वो रो रही होती है बेचारी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मतलब यार वो डिप्रेस हो जाती है। अब यार उसके डैड के जाने के बाद सिर्फ वो डॉग ही था, अब वो डॉग भी चला गया है ना। तो टाको भी ये सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो उसे बचा नहीं पाएगा, उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि शिज़ुका अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर से यहाँ पे वो टाइम में पीछे जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शिज़ुका आके मिलती है यहाँ पे अपनी मॉम से। उसकी मॉम उसे ये बताती है कि चैपी अब तुम्हारे डैड के साथ रहेगा, एक डॉग जिसने किसी इंसान को काटा हो वो इस शहर में नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है किसी ना किसी दिन तुम मुझसे शायद मिलो। तो चलो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। और मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने बालों पे कमेलियन वाला फ्लावर क्यों लगा रखा है? अपना खाना वाना बना लेना, ठीक है ना। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली बात है बार बार लगातार सेम ही चीज हो रही होती है। मरीना यहाँ पे पकड़वा देती है डॉगी को और चैपी यही कहता है कि मैं फिर भी तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अब वो यही सोचता है कि यार कुछ नहीं कर पा रहे तो हो सकता है कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि उसके डैड के पास से ये लोग उस डॉग को लेके आ जाए, उसके हैप्पी वाले शिप में बैठ के चले जाए। ओके, यहाँ पे वो खाना वाना खिलाने की कोशिश करता है शिज़ुका को, लेकिन शिज़ुका बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी होती है और वो जाके सो जाती है। सुबह हो जाती है तो शिज़ुका को उठाता है टाकोपी और फिर से स्कूल लेके आ जाता है। अब यार स्कूल जब वो आती है ना तो बच्चे उसके बारे में यही बोल रहे होते हैं कि इतनी बेशर्म है, अभी भी स्कूल आ गई ये लड़की, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है सब बच्चों को पता चल चुका होता है कि शिज़ुका के डॉग ने मरीना को काट लिया था। अब मरीना ये बोलती है आके, देखो साइको आ गई, साइको जो कि अपने डॉग को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, बेवकूफ कुत्ता कहीं का, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि आज भी तुम मुंह उठा के आ गई यहाँ पे। तभी टीचर यहाँ पे आ जाती है और ये लेक्चर जब इनका खत्म होता है तो वो ये कहती है कि अब हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, दूसरे रूम में होगी क्लास, ठीक है। अब ये लड़के तो बार बार उसको परेशान करने की कोशिश कर रही होती है कि इसके ऊपर केस कर देना चाहिए, फलाना डिगाना, माफी मांगने के लिए बोलती है। लेकिन आजुमा कहता है कि हे मरीना चैन, हमें दूसरी क्लास में जाना चाहिए क्योंकि हमारी म्यूजिक वाली क्लास है, तो चलो चलते हैं। तो मरीना कहते हैं हाँ शायद जाना तो चाहिए। तो आजुमा यहाँ पे बचा लेता है शिज़ुका को। वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो हम नर्स के पास जा सकते हैं, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो, अगर कुछ भी है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शिज़ुका यहाँ पे नहीं बात करती है यार, क्योंकि उसको पता है कोई नहीं समझ सकता, तो वो यहाँ पे शांति से चली जाती है। अब यार ये लड़कियां बात करते हुए जा रही होती है कि इतनी चीजें वो कर चुके हैं शिज़ुका के साथ, लेकिन तब भी वो कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। ये सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मरीना को, तो वो ये कहती है कि तुम लोग जाओ, मेरे को कुछ काम है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि जब शिज़ुका यहाँ से जा रही होती है तो यार टाकोपी उससे कंटिन्यूअसली बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई वो काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका डॉग अब उसके साथ नहीं है। तभी मरीना फिर से सामने से आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे को इग्नोर करना बंद करो, ठीक है ना। तो चलो क्यों ना तुम्हारे क्यूट चैपी के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो यार चैपी का नाम सुन के यहाँ पे वो उसके साथ जाने लग जाती है। अभी भी यहाँ पे भाई टाको भी सोचता है कि शायद हो सकता है अब ये दोनों जाके दोस्त बन जाए, पहले जैसा कुछ भी ना हो, ओके ना। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे मरीना शिज़ुका को अपने साथ फॉरेस्ट के अंदर लेके चली जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके पट्टे खुल जाते हैं और काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि वो पहले से प्रिपेयर होकर आई थी डॉग बाइट के लिए और उसको लगी भी नहीं होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मॉम कैसे यही
यही बोलती है कि तुम जल्दी क्यों नहीं आए घर पे, और फिर पीटती है उसको। तो यार यही सारा गुस्सा वो निकालना चाहती होती है शिजुका के ऊपर। ओके, यहाँ पे वो उसके मुंह पे बैग फेंक के मारती है और वो यही बोलने लग जाती है कि तुम्हारा डॉग मर चुका है, ठीक है ना, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। भले यहाँ पे बार बार शिजुका कह रही होती है ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ पे सेम ही चीज रिपीट करती है मरीना। वो ये कहते हैं कि वो पक्का मर चुका है। बेवकूफ कही कि ना ही तुम्हारे पास डैड है, ना ही तुम्हारी फिक्र करने वाली तुम्हारी मॉम है, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है, किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, बस वो कुत्ता था और वो भी मर गया। तो ये सुन के तो शिजुका बेचारी रोने लग जाती है। मरीना यही कहते हैं कि तुम भी क्यों नहीं मर जाती। अब यार ये देख के तो टाको भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ पे मरीना कंटिन्यूसली इधर शिजुका को मार रही होती है और वो यही कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये जो तुम कपड़े पहनती हो, ये जो तुम खाना खाती हो, ये सब मेरे डैड का है। तुम्हारी मॉम मेरे डैड से लेती रहती है पैसे और वही तुम यूज करती हो। मेरे डैड कितने मेहनत करते पैसे के लिए तुम्हें पता भी है। मेरे डैड मेरी मॉम के लिए एक रिंग लेने वाले थे, लेकिन तुम्हारी मॉम फिर बीच में आ गई। अब यार यही सब चल रहा होता है, मार रही होती है कंटिन्यूसली वो उसे। तो यार टाको भी समझ नहीं पाता भाई क्या करे, वो टाइम में पीछे चले जाए या फिर कुछ और करे, उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि काफी पेनफुल हो चुकी होती है चीजें, ठीक है ना। और वो ये सोचता है कि अगर वो बस खड़ा होकर देखता रहेगा तो कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो फाइनली वो यहाँ पे आता है, आगे बढ़ता है मदद करने के लिए शिजुका की, और ये कैमरा देके भाई मरीना के सर पे मार देता है, जिसके बाद मरीना नीचे गिर जाती है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है भाई उसने उसे जान से ही मार दिया होता है। यहाँ पे उसके सर से खून निकल रहा होता है और काइंड ऑफ भाई वो मर चुकी होती है मरीना। ओके, अब यार टाको भी समझ नहीं पाता। वो ये सोचता है कि क्या तुम्हें ज्यादा तेज से लग गई, क्या दर्द हो रहा है तुम्हें, यार हिल क्यों नहीं रही तुम। तो यार वो कैमरा से फिर से टाइम रीसेट करने के बारे में सोचता है कि फिर से टाइम में पीछे जाए और इस बार ठीक से बातचीत करने की कोशिश करे। लेकिन ये कैमरा उसने उसके सर पे मारा तो ये भाई कैमरा ही खराब हो चुका होता है। मतलब अब वो नहीं जा सकता टाइम में फिर से पीछे और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिजुका काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और वो यही सोचती है कि यार बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। मतलब उसे मैजिक पे बिलीव नहीं था, हमेशा से वो ये चाहती थी कि यार मरीना गायब हो जाए, कहीं चली जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता था, इसलिए उसने होप छोड़ दी थी। लेकिन अब फाइनली ऐसा हो चुका है, उसका सपना पूरा हो चुका और वो काफी ज्यादा खुश है। तो यार ये तो मतलब अलग ही सीन हो गया। लेकिन टाको पे यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका होता है उसे देख के कि भाई मरीना मर चुकी है भाई। तो शिजुका यहाँ पे शुक्रिया अदा करती है टाकोपी का कि उसने उसे जान से मार दिया है और वो हंस रही होती है भाई, खुश होती है काफी ज्यादा। तो यहाँ पे अपने साथ लेके जाती है टाकोपी को। टाकोपी ये कहता है कि ये है सोल 3 प्लैनेट अर्थ। और यहाँ पे अब मेरी असली स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे मैं फिर से इस स्टोरी को शुरू नहीं कर सकता हूँ और हमें फाइनली दिखाया जाता है लोगो टाकोपीज ओरिजिनल सिन। अब टाकोपी को भले पता होता है कि ये बहुत गलत चीज है, लेकिन शिजुका हंस रही है और यही वो चाहता था। तो ये दोनों जब यहाँ पे फॉरेस्ट से बाहर जा रहे होते हैं ना, तभी यहाँ पे आजुमा आ जाता है। वो ये कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था काफी देर से और मेरे को लगा कि तुम ठीक हो गई या नहीं, और ये है क्या तुम्हारे साथ, ये चीज क्या है भाई, और ये बोल भी सकती है भाई। तभी आजुमा देखता है कि पीछे भाई कोई है और ये और कोई नहीं बल्कि भाई मरीना होती है। ये देख के यहाँ पे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। शिजुका बता देती है कि टाकोपी के मैजिक की वजह से वो, तो टाकोपी कहता है कि शिजुका वो मैजिक नहीं है, वो हैप्पी गैजेट था। तो भाई ये दोनों तो काफी कैजुअली बात कर रहे होते, तो आजुमा के तो पसीने छूट जाते हैं। वो बोलता भाई क्या हो रहा है, तुम इतना कैजुअल कैसे ले सकते हो इस चीज को, ये काफी गलत चीज है, तुम्हें पता है ना, और तुम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ के कैसे जा रही थी कि जैसे तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो और ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। तो टाकोपी कहता है यार आजुमा तुम तो कुछ ज्यादा सीरियस लग रहे हो और स्केरी भी। तो आजुमा कहता है भाई क्या बोल कह रहे हो, इतना चिल कैसे हो सकते हो भाई तुम। तो ये देख के तो भाई टाकोपी शिजुका के पीछे छुप जाता है और ऑब्वियसली बात है यार इनको कुछ करना होगा इस चीज का। आजुमा ये कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हें सजा मिल सकती है और तुम्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, और ये बात कि किसी एलियन ने आके इसको मार दिया कोई नहीं मानने वाला, ठीक है ना। तो शिजुका कहती है इस हिसाब से तो मैं फिर चैपी को नहीं देख पाऊंगी। आजुमा बताता है कि वैसे मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि अगर तुम अपनी सजा कम करवाना चाहते हो तो तुम्हें खुद सामने से जाके सरेंडर करना पड़ेगा, तो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तो यार शिजुका कहते कि यार प्लीज कोई और तरीका नहीं है क्या, मतलब मुझे पता है कि तुम काफी सारी बुक्स पढ़ती हो और ये वाली बात मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही जो तुम बोल रहे हो, ठीक है, तो कोई और रास्ता जरूर होगा। तो यार आजुमा बताते हैं कि वैसे नॉवेल्स में ऐसा होता है कि किसी और को फ्रेम कर देते हैं, मतलब किसी और पे नाम डाल देते हैं, नहीं उसे फिक्शन कहते हैं, लेकिन भाई वो भी उससे भी बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो शिजुका कहती है ठीक है फिर यही करते हैं। तो आजुमा कहता है भाई और वैसे भी बच्चे तो ना कर सकते हैं ये सब। शिजुका कहती है हमारे पास टाकोपी का मैजिक है तो जरूर कुछ ना कुछ तो काम बन ही जाएगा, तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे, है ना। तो आजुमा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे अपने बचपन का सीन याद आता है और उसे बोला जाता है कि क्यों नहीं हो सकता। ये सुन के वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन शिजुका उसके पास आती है और वो यही कहती है कि भाई ना ही मेरा कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड है और मेरी मॉमा भी मेरा साथ नहीं देगी, तो प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तो इसे देख के आजुमा को होप टाइप मिलती है और टाको भी आके पूछता है भाई जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर होता क्या है। अब यहाँ पे भाई वो अपने गैजेट्स वगैरह बाहर निकाल देता है, तो इनमें से एक गैजेट होता है जो कि होता है मेमोरी बॉक्स। इस चीज के अंदर जो भी चीज रखी जाती है ना उसको एक तरीके से प्रिजर्व कर लिया जाता है, यानी कि वो खराब नहीं होगी, हमेशा के उसको उसके अंदर रखा जा सकता है। तो यार आजुमा पूछते हैं क्या इसका साइज बड़ा हो सकता है, तो यार इसका साइज बड़ा करके ये लोग बेसिकली मरीना को उसके अंदर रख देते हैं और यही सोचते हैं कि यार इन लोगों को इसको छुपाना होगा, यानी कि जो वो कैमरा है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा यार टाकोपी किसी का भी रूप ले सकता है डीएनए की वजह से, इसी वजह से यहाँ पे
टाकोपी मरीना का रूप ले लेता है और बेसिकली इनका ये प्लान होता है कि वो मरीना बन के ही जिएगा जब तक ये लोग सब कुछ निपटा नहीं लेते। भले यहाँ पे टाकोपी को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, वो यही सोचता है कि क्या ये सब करना ठीक रहेगा। तो शिजुका कहती है देखो यार तुम पहली बात तो ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है ना, वरना तुम पकड़े जाओगे। तो टाकोपी तो काइंड ऑफ भाई पूरी तरह से फैन ही होता है शिजुका का, और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं जो तुम चाहती हो वो करूंगा। ओके, यहाँ पे ये लोग गड्ढा वगैरह खोदना शुरू कर देते हैं जिससे कि इस कैप्सूल को दफना सकें। ओके, काफी मेहनत करने के बाद ये शाम वाम हो जाती है, ये लोग इसको दफना देते हैं और मरीना मतलब टाकोपी यही सोचता है कि भाई वो कुछ भी करेगा शिजुका को स्माइल करवाने के लिए। फाइनली वो यहाँ पे अपने घर पहुंच जाता है, यानी कि मरीना के घर। जैसे ही वो यहाँ पे अंदर आता है तो वो देखता है कि भाई इधर उसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं बुरी तरह से, भाई प्लेटें व्लेटें तोड़ रहे होते हैं और इनकी हमेशा बस यही बातें हो रखी होती है कि भाई उसका बाप यहाँ पे बस हॉस्टेस बार में पड़ा रहता है दिन रात और वापस नहीं आता घर पे, ठीक है ना। और गुस्से में उसका बाप एक चीज फेंक के मारता है भाई मरीना के मुंह पे और उसके नाक पे चोट लग जाती है। उसकी मम्मी यही कहती है कि अगर उसकी आंख पे लग जाती है तो तुम्हें पता है ना वो एक लड़की है और उसके चेहरे पे स्कार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यार ये दोनों तो आपस में बात करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन भाई मरीना यानी कि टाकोपी बड़ा खुश होकर बैठा होता है क्योंकि भाई उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, है कि नहीं। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब यार शिजुका कहती है कि क्या हम चैपी से मिलने जा सकते हैं, तो यार आजुमा कहता है नहीं अभी नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड टोक्यो में रहते हैं और वहां पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम बच्चे हैं और उससे पहले इस ऑक्टोपस को सेटल तो होने दो यहाँ पे। तो टाकोपी कहता है कि वैसे यार मेरे को एक बात बताओ ये डिवोर्स क्या होता है, क्योंकि मरीना की मॉम बोल रही थी डिवोर्स। तो यहाँ पे आजुमा प्लान वगैरह बनाना शुरू कर देता है कि कैसे ये लोग इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आजुमा का भाई इधर आ जाता है, वो उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है जुन्या। अब जुन्या काफी कमाल का बंदा होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे टाकोपी और शिजुका दोनों के दोनों यहाँ पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। वो ये बोलता है कि अब उसके पार्ट टाइम जॉब का समय हो चुका है तो वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ से निकल जाता है ये बोल के। लेकिन आजुमा उसके जाने के बाद ये बोलता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसको वैसे ही घर से इतने सारे पैसे मिलते रहते हैं। इवन उसने अपने खुद के पैसों से यहाँ पे वो रिंग भी खरीदी थी, जबकि उसको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं करना पड़ता उसको। अब यहाँ पे उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है तो शिजुका कहती है कि तो क्यों ना तुम उस रिंग को ले लो उससे, अगर वो रिंग खो जाएगी तो उसके बाद वो खुद ही यहाँ पे निराश हो जाएगा और जॉब क्विट कर देगा। तो आजुमा कहता है लेकिन वो चोरी होगी और ये गलत बात है, ठीक है ना। तो शिजुका कहती है क्या बोल रहे हो तुम यार, चलो ठीक है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं यही बोलूंगी कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब यार उसके बातों में आ जाता है, वो यहाँ पे घर पे आता है और शिजुका ने उसे कहा होता है कि यार अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो टाकोपी के मैजिक का इस्तेमाल कर लेना तुम। तो बेसिकली टाकोपी भी उसके साथ आया होता है लेकिन उसने सर में वो फ्लावर लगा रखा होता है जिससे कि कोई उसको देख ना पाए। ओके, यहाँ पे आजुमा अपने भाई के रूम में आता है तो वो देखता है इधर रिंग रखी हुई है और इस रिंग को देख के उसे याद आता है कि कैसे उसके भाई ने उसे कहा था कि मैंने अभी ये रिंग ली है जो कि बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह है, अगर मेरे पास और पैसे आएंगे तो मैं देखना तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इतने में यहाँ पे उसका फोन रिंग करने लग जाता है, शायद उसकी बंदी का फोन आ जाता है इधर और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आजुमा को सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि कैसे उसको हमेशा से प्रिविलेज मिली है उसके भाई को। ओके, तो यार ये रिंगटोन सुन के भाई जुन्या अपने रूम में वापस आने लग जाता है। भाई इनको समझ नहीं आता ये लोग क्या करेंगे। जब यहाँ पे जुन्या अपने रूम के अंदर आता है तो ये लोग यहाँ पे होते ही नहीं है। जुन्या यहाँ पे नोटिस करता है कि उसके रूम की खिड़की खुली हुई है, वो सोचता है कि उसने खिड़की कब खोली। जब वो यहाँ पे आता है तो हमें दिखाया जाता है कि आजुमा और टाकोपी ने वो वाले विंग्स पहन रखे होते हैं, तो ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये जो विंग्स है इनकी वेट लिमिट भी होती है, वो एक्सीड हो चुकी होती है और उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे भाई आजुमा नीचे करना शुरू होता है, भाई मेरा ऐसा हो जाता है धक धक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई डार्क एनिमे है काफी ज्यादा, मेरे को लगा भाई आजुमा गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है टाकोपी उसको बचा लेता है इजीली, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे टाकोपी की भी बैटरी लो हो जाती है और ये दोनों ही नीचे क्रैश करते हैं लेकिन सेफ होते हैं। अब भाई इनकी यहाँ पे वाट लग चुकी होती है तो ऑब्वियसली बात है इनको रिंग तो मिली नहीं है तो ये चुपचाप निकलते हैं। अब यहाँ पे आजुमा याद करता है कि कैसे भाई उसकी मॉम हमेशा कहा करती थी कि उसके बड़े भाई को अच्छे मार्क्स मिले लेकिन तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले, इसी वजह से तुम्हें पैनकेक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वो भाई उसको खाना भी नहीं देती थी ढंग से और बस उसे पढ़ने के लिए बिठा देती थी और एंड में वो ये कहती थी कि शायद मेरे सारे एफर्ट्स बेकार हो रहे हैं और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इधर, ठीक है ना। तो आजुमा ने बहुत मेहनत की है लेकिन उसके बावजूद उसको कभी भी अच्छे खासे रिजल्ट नहीं मिले अपने घर से। ओके, जब वो यहाँ पे आता है तो शिजुका इन दोनों को देख के हंसने लग जाती है कि तुम दोनों की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है, क्या हुआ तुम दोनों को। तो आजुमा ये देख के भाई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रोने लग जाता है। यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब यार ऑब्वियसली बात है ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि मारीना इधर अपने हाथों से खाना खिला रही होती है शिजुका को और शिजुका मना कर रही होती है। दूसरा ये लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं टोक्यो के बारे में और साथ में घूमते फिरते हैं, फोटो वगैरह बनाते हैं, मतलब बेसिकली स्केचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, काफी खुशी से जी रहे होते हैं तीनों। और टाको भी ये कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम दोनों के साथ, काश हमेशा ही ऐसा चलता रहे। टाको भी यही बताता है कि वैसे उस दिन मेरे को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि इंसान फ्लैपी विंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वेट लिमिट टच हो जाती है। तो आजुमा कहता है देखो वैसे मेरे को उस गैजेट से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको कैसे जाना चाहिए, शिप से या फिर बुलेट ट्रेन से। उसके बाद इनको डिसाइड करना है कि भाई पैसे कितने लगेंगे। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहेगी। आजुमा कहता है कि वैसे तुम्हारे सारे के सारे हैप्पी गैजेट्स एकदम बेकार क्यों है, मतलब भाई तुम आ भी कैसे गए अर्थ तक इतने बेकार गैजेट्स के साथ। तो यार टोका भी बताता है कि भाई उसके प्लेनेट पे काफी सारे अलग अलग गैजेट्स हैं जैसे कि सैटर्न डॉग, डियोरामा। तो यार आजुमा कहता है
बेकार है। इसके अलावा यहाँ पे वो बताता है कि वहाँ पे हैप्पी बिग क्लॉक है जिसकी मदद से ये लोग समय में पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो अजुमा कहता है भाई वो क्यों नहीं लेके आए, तुम यहाँ पे क्या करके आ रहे हो। तो यहाँ पे वो उसको खींचने मरोड़ने लग जाता है, ठीक है ना। टाको भी कहता है यार मैं क्योंकि वापस नहीं जा सकता अपने हैप्पी प्लेनेट पे, ठीक है ना। यहाँ पे शिजुका आ जाती है और उसे देख के यहाँ पे अजुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये कहते हैं कि वैसे हमने डिसाइड कर लिया है कि हम बुलेट ट्रेन से जाएंगे। टाको भी ये सोचता है कि शिजुका एकदम खुश है, हंस रही है, काश वो ऐसे ही हमेशा जीता रहे। लेकिन एक बात है, उसे ये तो याद ही नहीं कि वो हैप्पी प्लेनेट पे वापस क्यों नहीं जा सकता है, ऐसा क्या हुआ था। तो भाई मतलब तुम देख रहे हो ना, इसके भी पीछे कुछ एक ट्विस्ट है। यहाँ पे वो जब घर आ जाता है तो भी वो इसी बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसके मॉम डैड तो यहाँ पे उसी सेम चीज पे लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। अब यार उसके डैड नोटिस करते हैं कि कैसे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से मरीना रह रही है, बिल्कुल पहले से काफी ज्यादा खुश है। इवन उसके डैड उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मरीना को बताता है उसके डैड टोक्यो में रहते हैं तो उसका काम आसान हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि चैपी भी है। तो वो हाँ कर देती है अपने डैड के साथ जाने के लिए। और उसके डैड कहते हैं कि देखो यार मरीना भी कितनी कमाल की है, बस तुम्हारी मॉम ही है जो चिड़चिड़ करती रहती है। ये देख के यहाँ पे भाई उसकी मॉम को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब यार हमें दिखाया जाता है अगले दिन यहाँ पे उसके डैड नहीं आते, तो भाई टोको भी तो भाई खुशी में अपना बैठा हुआ होता है, उसे तो कोई फर्क नहीं होता आगे पीछे। तो यार उसकी मॉम आती है और भाई आते साथ उसको चाटा लगा देती है। वो ये कहती है कि तुम्हारे बोलने के तरीके को क्या हो गया है, क्या तुम इसे फिक्स कर सकती हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घटिया है। भाई चाटे पे चाटा, चाटे पे चाटा, ऐसा लग रहा है भाई टोको भी तो यहाँ पे बेचारा पिटने के लिए आया, भाई चाटे चाटे खा रहा तब से जब से आया है। उसकी मॉम ये कहती है कि वैसे तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो, क्योंकि तुम पहले मेरी साइड रहा करती थी लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तो मरीना कहती है अच्छा पहले की तरह, मैं पहले की तरह बनने की कोशिश करूंगी। तो यार उसकी मॉम कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ क्योंकि बिगड़ चुका है। तो यार वो यहाँ पे रिमोट उठाती है उसको मारने के लिए, लेकिन मारती नहीं है, नीचे बैठ जाती है। वो ये कहती है कि मेरे को नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम मेरी मरीना नहीं हो, प्लीज मेरी प्यारी बेटी को वापस कर दो। अब यार टोको भी सोचता है कि मरीना ने भले ही शिजुका के साथ काफी ज्यादा घटिया घटिया चीजें की है, लेकिन यहाँ पे घर पे उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक होता था। अब यार हमें उसकी पूरी स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे मरीना के मॉम डैड काफी ज्यादा खुश रहा करते थे पहले, यार उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और एक हैप्पी फैमिली थी ये, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भाई टोको भी रोने लग जाता है। वो ये कहता है कि मैं आपकी बेटी को आपको वापस नहीं कर सकता और इसमें मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना। अब वो ये सोचने लग जाता है कि यार वो कैसे ये सब कुछ ठीक कर सकता है, कोई ना कोई तरीका उसको जरूर निकालना पड़ेगा, शायद वो शिजुका से बात करके देखे तो कुछ ठीक हो जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि यार इस फॉरेस्ट के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे शुरू हो जाता है और यहाँ पे एक टीम होती है जिसको एक कैप्सूल मिल जाता है और ये लोग देख लेते हैं कि इधर अंदर एक बच्ची है। हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और इधर पुलिस ऑफिसर्स आ चुके होते हैं। वो लोग यहाँ पे आके यही बताते हैं कि जैसा आपकी टीचर ने आपको बताया है कि कल हमें आपकी क्लासमेट मरीना किराराजाका मिली और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो यार ये सुन के सारे बच्चे रोने वोने लग जाते हैं, डर वर जाते हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें पता है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल समय होगा और हो सकता है कि आप इस बारे में बात ना कर पाए, लेकिन आपको इस बारे में जो भी कुछ पता होगा तो हमें जरूर बताना। तो भाई ये सारी बातें सुन के अजुमा तो बुरी तरह से डर चुका होता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें शिजुका का सीन दिखाया जाता है। अजुमा जब उससे आके मिलता है यहाँ पे तो ये लोग ऑब्वियसली बात है रोज की अपनी स्ट्रैटेजी मीटिंग वगैरह करते हैं। शिजुका यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि समर ब्रेक आने वाला होता है और वो बिल्कुल तैयार होती है क्योंकि समर ब्रेक में ये लोग उसके डैडी से मिलने जाने वाले है कि नहीं। यहाँ पे टाको भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी इधर अजुमा कहता है कि वापस ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो यहाँ पे वो एक न्यूज दिखाता है जहाँ पे बताया जाता है कि मरीना किराराजाका जो कि 4th ग्रेडर है वो मिल चुकी है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि उसके सर पे चोट लगी थी और अब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करेगी, ठीक है ना। तो ये लोग बात करते हैं कि कैसे इन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिटा दिए थे और साथ में उसको मेमोरी बॉक्स में रखा था जिससे कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब इनका लक खराब था कि जियोलॉजिकल सर्वे वाले वहां पे पहुंच गए और उसके बारे में पता चल गया उनको, ठीक है ना। ये ज्यादा समय तक चुप भी नहीं बैठ सकते वरना लोग इनके ऊपर ही शक करना शुरू कर देंगे। तो टाको भी कहता है कि क्या ये सब कुछ सही रहेगा, मतलब लंबे समय तक चुप रहना, क्योंकि मैं इसके बारे में काफी समय से सोच रहा था, मरीना के बारे में और आगे क्या होगा उसके बारे में। मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अजुमा कहता है नहीं भाई अब बहुत लेट हो चुका है, सबको पता चल चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली, बेवकूफ ऑक्टोपस। तो टाको भी कहता है कि लेकिन इस समय मरीना के माता पिता बहुत ज्यादा सैड होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को उनके लिए कुछ करना चाहिए, मरीना के लिए कुछ करना चाहिए और उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अब ये चीज सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए और असलियत सबको बता देनी चाहिए। तो अजुमा समझ जाता है कि टाको भी बिल्कुल सही कह रहा है, अगर ये लोग अभी सच बता देंगे तभी यहाँ पे शिजुका बोलते हैं कि आज हम स्ट्रेटेजी मीटिंग नहीं करने वाले क्या, समर ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हम स्कूल भी नहीं छोड़ सकते। तो अजुमा कहते हैं देखो यार हम अभी इतनी आसानी से शहर छोड़ के नहीं जा सकते। तो शिजुका कहते हैं कि हम जाने वाले हैं टोक्यो, है कि नहीं, तुमने खुद कहा था कि हम समर ब्रेक में जाने वाले हैं, याद है ना। तो अजुमा कहता है हाँ मुझे याद है, चलो ठीक है फिर यहाँ पे हम ट्रेन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। वो ये कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, हमें किसी न किसी तरह इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और मैंने उसे कहा था कि मैं ही इस चीज का सोल्यूशन ढूंढूंगा और मैं जरूर ये चीज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे उसको छुपाने के लिए भी कहा था मरीना को, फिर भी उनको पता चल गया, इसमें मेरी ही गलती है, मेरे को और ज्यादा बेटर तरीके से प्लान बनाना चाहिए था और सोचना चाहिए था। बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अगली बार अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपना 100% दूंगा। तब तक के लिए हम ये सब कुछ सीक्रेट
रखेंगे और आराम से टोक्यो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि शिजुका उसको लाइक करेगी। तभी इधर जुन्या आ जाता है और वो कहते हैं क्या बात है, रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हो, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एकदम से अपनी नोटबुक बंद कर देता है आजुमा और यहाँ पे जुन्या उसके पास आया होता है उससे बात करने के लिए। वो यही कहता है कि तुम्हारी क्लास की एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ है और तुम लोग सब ठीक तो हो ना, अगर तुम किसी बारे में बात करना चाहते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो और साथ में तुम और तुम्हारी दोस्त को अपना ख्याल रखना होगा, तुम दोनों साथ में ही घूमते रहते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आजुमा उठता है और वो कहता है कि मेरे को बाथरूम जाना है। वो यहाँ से निकलने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मरीना की क्लास के बच्चे यही बात करते हैं कि मरीना कुछ समय से थोड़ा अजीब तरीके से पेश आ रही थी। वो बहुत ज्यादा अच्छी बन के घूमती थी, जरूर कोई ना कोई तो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली इन द एंड शिजुका का नाम आ ही चुका होता है इन सबके बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शिजुका को ही सबसे ज्यादा परेशान करती थी मरीना, जिस वजह से पुलिस उसके घर पे आ जाती है और उससे बातचीत करती है, सवाल जवाब करती है, ठीक है ना। शिजुका ये बताती है कि जैसे तुमने मेरे को कहा था आजुमा, मैंने वैसे ही किया, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, जिन चीजों के बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता था मैंने उनका आंसर तक नहीं दिया। तो आजुमा कहता है बिल्कुल सही कहा, वैसे भी उनका शक किसी एडल्ट के ऊपर ही जाएगा। तो शिजुका कहती है कि फिर अब तो हम जा पाएंगे ना समर ब्रेक में मेरे डैड से मिलने के लिए। तो आजुमा कहता है हाँ बिल्कुल। तो शिजुका कहती है प्रॉमिस करो। तो आजुमा प्रॉमिस करता है, वो कहता है हाँ हम जरूर जाएंगे हम। वो ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा देर तक चुप भी नहीं रहना होगा, अगर हम ज़्यादा चुप रहेंगे ना तो शक हमारे ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे को माफ़ करना, मैंने यार पहले कहा था कि हमें बिल्कुल चुप रहना होगा, किसी से कुछ कहना नहीं होगा, तो मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा होता है अपने ऊपर। वही कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके से शक नहीं जाएगा तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टेस्ट के दौरान भी आजुमा सिर्फ इसी बारे में सोच रहा होता है और उसके 54 मार्क्स आए होते हैं भाई 100 में से। अब यार वो सोचता है कि भाई क्या होगा। जब वो यहाँ पे घर पे आता है तो उसकी मॉम उसे ना पैनकेक देती है भाई पहली बार, और वो कहती है कि खाओ खाओ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम काफी समय से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, रात भर जाग रहे थे और बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये तो बनता ही है तुम्हारे लिए। तो आजुमा मन में कहते हैं क्या बात है यार, ऐसा लगता है कि मॉम को पता है कि मैं कितनी ज्यादा टेंशन में हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है भाई, रोने लग जाता है खुशी के मारे। ओके, वो ये कहता है कि मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कोई जरूरत नहीं कुछ बताने की, मेरे को समझ आ गया है कि तुम बिल्कुल नाकारा और तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जिस हिसाब से तुम रोजाना अपनी स्टडीज को इग्नोर करते हो और इतने घटिया मार्क्स लेके आते हो अपने टेस्ट में, ये सब बहुत ज्यादा बचकाना है। तो अब बस तुम मेहनत करना छोड़ दो, ठीक है ना। मैंने भी क्योंकि सोच लिया है कि मैं अब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगी तुम्हारे ऊपर, इसी वजह से तुम्हें रोज जो स्नैक्स चाहिए होंगे वो तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे स्कोर से, तो जैसा तुम्हें करना है वैसा करो, ठीक है। मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। तो यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है आजुमा, भाई रोने लग जाता है। उसके दिन ऐसे ही बीतते हैं। जब यहाँ पे अकेला बैठा होता है पार्क में तो शिजुका यहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। तो आजुमा कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। तो शिजुका कहती है कि वैसे देखा जाए तो मेरे को पुलिस ने फिर से कॉल किया था और मुझे पुलिस स्टेशन फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन समर ब्रेक में, लेकिन मुझे समर ब्रेक में चैपी से भी मिलने जाना है, इसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती और मेरे को वो लोग अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आजुमा कहते हैं हाँ हाँ चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो शिजुका हंसती है और वो कहती है थैंक यू आजुमा, तो क्या तुम प्लीज ये कैमरा अपने पास रख के सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लोगे। तो भाई ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आजुमा अपने बचपन का एक सीन याद करता है जहाँ पे उसका बड़ा भाई जब गेम्स खेल रहा होता था तो उसे वो बोलता था कि तुम गेम्स क्यों खेल रहे हो, तुम्हारा तो टेस्ट है ना कल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे 100 मार्क्स कैसे आएंगे। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि यार तुम तो बिल्कुल मॉम की तरह बात कर रहे हो, चिंता मत करो सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आजुमा बताता है कि बिल्कुल सही कहा था उसने। उसकी मॉम यही कहते हैं कि वैसे तुम काफी कमाल के हो और तुम अच्छे से पढ़ते हो, मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में चले जाओगे तो तुम अपने बड़े भाई से भी आगे चले जाओगे, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आजुमा बताता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जुन्या एक प्रोडिजी था, वो पढ़ाई में सच में काफी ज्यादा अच्छा था और वो बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेके आता था, अपनी क्लास में भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें आजुमा की तो वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है ना। उसकी मॉम से यही कहती है कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे, जैसा तुम्हारा भाई अच्छा है एकदम पढ़ाई में, तुम क्यों मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे, जबकि तुम दोनों को मैंने एक तरीके से ही पढ़ा है। भले हमें दिखाया जाता है कि आजुमा अच्छा खासा पढ़ता था, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते थे और वो सेकंड था टोटल मार्क्स लाने में पूरे टाउन में, ठीक है ना। तो यार वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था। अगर तुम बात करोगे फर्स्ट की तो भाई फर्स्ट उसका ही बड़ा भाई था, ठीक है, पूरी कंट्री में नंबर 1 था वो। उसकी मॉम यही कहती है कि मैं तुम्हें सेम कपड़े पहनाती हूँ, सेम खाना खिलाती हूँ, तो उसके बावजूद तुम अच्छा मार्क्स क्यों नहीं लेके आ पा रहे। तो भाई यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे आजुमा के ऊपर बचपन से काफी ज्यादा प्रेशर था। वो कहता है कि सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई थी, उसे बताया था कि उसकी आईसाइट वीक हो रही है, इसी वजह से उसको एक चश्मा ला के दिया जाता है, वो भी भाई उसके लिए स्पेशली नहीं बनाया गया होता, उसके भाई का ही था वो, और वही चश्मा आजुमा को दे दिया जाता है क्योंकि जुन्या उसका इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है आजुमा और वो कहता है चिंता मत कीजिए, मैं अगली बार अपना पूरा 100% दूंगा। लेकिन उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। जुन्या ने अपनी खुद की चलाना शुरू कर दी, उसको एक जॉब मिल गई, जबकि उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो जॉब करे। तभी आजुमा ने सोचा कि उसका मौका अब आ चुका है, ठीक है ना। अब क्योंकि जुन्या तो भाई अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा तो सारा का सारा ध्यान वापस आजुमा के ऊपर आ जाएगा और आजुमा यहाँ पे एक काफी अच्छा खासा बच्चा बन के दिखाएगा और आगे चल के आजुमा क्लिनिक संभालेगा, ठीक है ना। लेकिन वो गलत था। भले यहाँ पे
जुन्या फुल मस्ती वस्ती करता था भाई, बंदीबाजी करता था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वो मार्क्स भी अच्छे लाया करता था और इस वजह से वो तब भी यहाँ पे अपनी मॉम का फेवरेट बच्चा ही बना रहा। और धीरे धीरे करके आजुमा को ऐसा लगने लगा कि वो बस एक बेवकूफ बच्चा है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसे समझ आ चुका था, उसे ऐसा लगने लगा था कि भाई जुनिया को ही सारे अच्छे जीन्स मिल चुके हैं और इसी वजह से यार वो पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और जुनिया से कभी भी आगे नहीं निकल सकता। आजुमा हमें यही बताता है कि जो उसके भाई के सारे फेशियल फीचर्स है, फिर चाहे डबल आईलिड्स की बात करे, उसके इंटेलिजेंस की बात करे, स्मार्ट स्ट्रीट्स के बारे में बात करे, ठीक है ना, मतलब बाल वगैरह सब कुछ उसके मॉम जैसे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है। ओके, जिसके बाद जब वो स्कूल में क्लास मॉनिटर बना था तो उसने देखा था कि यार शिजुका नाम की लड़की को सारी की सारी लड़कियां परेशान करती रहती है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। तो आजुमा ने यही सोचा कि भाई ठीक है, वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको अपने जो डैड का क्लिनिक है ना उसका नाम रोशन करना है, ठीक है, एक अच्छा इंसान बन के दिखाना है। तो वो यहाँ पे आता है शिजुका के पास जो कि उसकी बिल्कुल मॉम की तरह लगती है। तो वो उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करता है, उससे पूछता रहता है कि क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन शिजुका कभी भी उसको अपनी मदद नहीं करने देती है। बस यहाँ पे आजुमा ट्राई करता रह जाता है और फिर फ्रेंड में यही सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो ऐसी लड़की की कैसे मदद करे जो कि उसकी मॉम की तरह लगती है और वो मदद लेने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन फिर आपको याद ही होगा भाई, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे शिजुका ने कहा था आजुमा को कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है तो प्लीज मेरी मदद करो। तो यहाँ पे आजुमा समझ गया था कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब वो उसकी अच्छे से मदद करेगा। तो उसने यहाँ पे अपना पूरा 100% दिया था शिजुका की मदद करने के लिए क्योंकि उसे पता था कि यार शिजुका की लाइफ में और कोई नहीं है उसके अलावा। भले यहाँ पे टाकोपी ने काफी बार बोला था कि क्या तुम श्योर हो ये सब हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो आजुमा यहाँ पे मन में बस यही सोच रहा था कि जो भी वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है ना मॉम। वो बस अपनी मॉम की तरह बनना चाहता था, वो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसको सही और गलत में अंतर नहीं पता था। वही सोचता है कि इस तरह वो काफी सारे लोगों की जान बचा सकता है और आगे चल के एक डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है और शिजुका ये बोलती है कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? अगर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे और जो भी मैं चले भी गए ना तो मैं पक्का तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। उस समय मैं यहाँ पे चैपी को ढूंढूंगी। तो आजुमा कहता है क्या सच में शिजुका? तो प्लीज कभी भी हार मत मानना, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ना। तो शिजुका यहाँ पे उसे किस करती है गाल पे और उसको हक करती है और यही कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे आजुमा याद करता है कि लास्ट टाइम उसकी मॉम ने उसे कब हक किया था उसको याद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अब याद आ गया है। तो यहाँ पे फाइनली वो जब जाने वाला होता है पुलिस स्टेशन तभी उसका भाई उसे पीछे से रोक लेता है और वो ये कहता है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ पे जुनिया आ चुका होता है और भाई वो उसको रोक लेता है। ऑब्वियसली बात है, जुनिया यही कहता है कि तुमने ही उस लड़की को मारा है कि नहीं? तुम तो हमारी पूरी फैमिली के नाम पे कलंक हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मॉम का क्लिनिक बर्बाद कर दिया, मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, पढ़ाई में तो एकदम नाकारा हो ही और साथ के साथ हम सबको भी लेके डूब गए तुम। अब इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कैसे तुम? बताओ मेरे को। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आजुमा सिर्फ ये सब कुछ सोच रहा होता है, उसका भाई यहाँ पे शांति से आके बैठता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? तुम किसी बात से उदास लग रहे हो, मेरे को बताओ, मेरे को तुम मेरे को सब कुछ बता सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो आजुमा यहाँ पे भाई ये सुन के तो रोने लग जाता है और वो ये कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम एकदम परफेक्ट हो और दिल के भी अच्छे हो, तुम कोई भी काम बहुत खूबी से करते हो और सब लोग सिर्फ तुम्हें ही नोटिस करते हैं। लेकिन अगर बात करें मेरी, तो मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरे ना ही कोई दोस्त हैं, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं सबको बस उदास करता रहता हूँ, साथ में मॉम को भी, उन्होंने भी मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे से और ना ही मेरे से कोई उम्मीद है किसी को, शिजुका के अलावा मेरी लाइफ में अब शायद कोई भी नहीं बचा है। तो जुनिया कहता है ऐसा नहीं है यार, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, मैं हमेशा तुमसे कहता रहता हूँ कि तुम मेरे से किसी भी बारे में बात कर सकते हो, ये जो टेस्ट के स्कोर है ना ये ज्यादा मैटर नहीं करते, समझे, ये इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिससे तुम्हें दिक्कत हो रही है, फिर जिससे तुम्हें टेंशन हो रही है, तो तुम मेरे को बताओ प्लीज, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। वो ये कहते हैं कि देखो यार आजुमा, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, अगर ये हम दोनों के आपस की बात है, मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मैं मॉन्स्टर हंटर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खेल पाता, मेरी गर्लफ्रेंड ही हमेशा मेरी हेल्प करती रहती है। और सोचो मॉम के पैनकेक्स के बारे में, तुम्हें पता है वो इतना ज्यादा घटिया टेस्ट के हुआ करते थे। तो आजुमा कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता? तो जुनिया कहता है हाँ ऐसा ही है, उन्हें ठीक से ये पकाना नहीं आता है, वो फ्रिज में रखे रखे टफ हो जाते हैं क्योंकि वो नाइट शिफ्ट के बाद ही उन्हें बनाती है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम और मॉम काफी हद तक सेम हो। तो आजुमा तो यहाँ पे रोने लग जाता है, वो चश्मा अपना उतारता है और वो यही कहता है कि मॉम मेरे लिए ये लेके आई थी, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि ये लेंसेज ही मेरे लिए अब नहीं है, मेरा नंबर चेंज हो चुका है। और जुन्या मैं तुमसे एक बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुमको। तो यहाँ पे वो भाई बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे वो अपने बड़े भाई को सब कुछ बता देता है। इसके बाद भाई पूरे शहर में पता चल जाता है कि आजुमा ने क्या किया है बेसिकली, ठीक है। हमें दिखाया जाता है आजुमा क्लिनिक क्लोज हो जाता है, लोग भाई बातें वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं कि वो औरत जो वो क्लिनिक चलाती है उसके बेटे का ऐसा कहना है कि उसने ये सब कुछ किया है। कभी सोचा नहीं था कि वो शरीफ सा बच्चा ये सब कुछ कर सकता है, या फिर हो सकता है किसी ने उसको फोर्स किया हो। पुलिस तो ऐसा ही सोच रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि
इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट शिजुका का हाथ है। तो यार हमें दिखाया जाता है शिजुका का सीन और वो समझ जाती है कि अब अजुमा उसकी मदद नहीं कर सकता है। तो टाकोपी पूछता है कि अब तुम क्या करोगे शिजुका? मेरे ख्याल से अब हमें सबको सच बता देना चाहिए। तो शिजुका कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, समर ब्रेक स्टार्ट हो गया यार आज। तो टाकोपी कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या? तो शिजुका कहते हैं हाँ तो चलो फिर चलते हैं टोक्यो। तो भाई यार मैं क्या बोलूं भाई शिजुका के बारे में, यार वो बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव है और साथ में बच्ची भी है तो कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। बट यार उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मरीना से फर्क पड़ा था, चलो उससे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अजुमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई उसको। और टाकोपी हमें बताता है कि ये स्टोरी शुरू होती है जब टाकोपी और शिजुका दोनों साथ में मिलके चैपी से मिलने के लिए जाते हैं जिसको हमसे छीन लिया गया था। और चैपी इस समय हमसे काफी ज्यादा दूर है, टोक्यो में है जहाँ पे डैडी रहा करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक फेरी लेके यहाँ पे फाइनली आ चुकी होती है शिजुका उस बिल्डिंग के पास जहाँ पे उसके डैड रहते हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अपने डैड से फाइनली मिलेगी। यहाँ पे वो एलिवेटर में जाती है और फाइनली वो उस फ्लैट के पास आ जाती है और बेल रिंग करती है। वो देखती है कि सामने उसके डैड होते हैं। यहाँ पे वो यही पूछता है कि तुम शिजुका हो है कि नहीं? तो यहाँ पे शिजुका पहले तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पे उसके डैड के हाथ में एक छोटा बच्चा होता है और इसके अलावा यहाँ पे एक और लड़की भागती हुई आती है जो कि उसके डैड को हक करती है। तभी यहाँ पे कुत्ते के भौंकने की भी आवाज आती है। तो यार शिजुका को ऐसा लगता है कि चैपी यहीं पे, वो यहाँ पे अभी भागता हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चैपी भी इधर नहीं होता, ये कोई और ही डॉग होता है। अब ये देख के यहाँ पे शिजुका काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब यार ये लड़की पूछती है कि ये बच्ची कौन है और ये आपको बार बार डैडी डैडी क्यों बोल रही है? तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे शिजुका को पता चल जाता है कि उसके डैड ने एक नई फैमिली बना ली है। तो यहाँ से वो चली जाती है और एक टनल के नीचे आके बैठती है। वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, वो यही कहती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि उन बच्चों ने चैपी को खा लिया हो। टाकोपी तुम भी यहाँ पे जमीन से उठा के सिसाडास को खा लेते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो मुझे लगता है कि हमें चैपी को बचाना होगा। हो सकता है कि अगर हम उनका पेट चेक करें तो हमें चैपी मिल जाए। तो यार तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे कि हम लोगों को पकड़ सके और उनके पेट में चेक कर सके? तो टाकोपी तो बेचारा परेशान हो जाता है, वो नहीं मेरे को नहीं पता ऐसे किसी गैजेट के बारे में और ऐसा कोई गैजेट होगा भी नहीं। तो शिजुका कहती है कि होना तो चाहिए। तो यहाँ पे जबरदस्ती वो उसके गैजेट वगैरह चेक करने लग जाती है और वो ये कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, मैं खुद ही ये सब निपटा लूंगी। तो यहाँ पे टाकोपी को दर्द होने लग जाता है, वो ये कहती है प्लीज रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? तो यहाँ पे वो एक डिवाइस ले लेती है, शायद ये डीएनए वाला डिवाइस है, ओके। और शिजुका ये कहती है कि इसकी मदद से मैं छुपके से उनके घर में घुस सकती हूँ, तो चलो फिर घर चलते हैं। तो टाकोपी कहता है यार मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। ये मेरी ही गलती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और तुम धीरे धीरे करके बिखर रही हो, मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज हम घर चलते हैं ना, मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे गैजेट्स दूंगा, फ्लैपी विंग्स दूंगा जिससे कि तुम हवा में उड़ सकती हो। तुम मॉर्फिंग पैलेट भी ले लेना, उससे तुम किसी भी रूप में आ सकती हो और ट्रांसफॉर्म हो सकती हो, काफी मजा आएगा। तो प्लीज यार घर चलते हैं ना, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ और खुश रहो। तो शिजुका कहते हैं कि अच्छा तो तुम अब मेरी मदद नहीं करना चाहते है ना टाकोपी? तो ये फेस देख के यहाँ पे टाकोपी थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि यार ये लुक ये मैंने जरूर पहले कहीं ना कहीं तो देखा है। और उसे यहाँ पे कुछ ना मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है और उसी दिन के बाद से यहाँ पे उसको कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही थी और फाइनली यहाँ पे टाकोपी को याद आ जाता है। वो कहता है अच्छा अब मुझे याद आया, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शिजुका ने एक पत्थर उठा लिया होता है और टाकोपी ये कहता है कि ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और 2022 26 तारीख है यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जब मरीना इधर बड़ी हो चुकी होती है और शिजुका वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मरीना काफी बड़ी हो चुकी है और स्कूल में ही है वो अभी भी, ओके। पहले तो आपको पता ही होगा हमें 4th क्लास का सीन दिखाया जा रहा था, लेकिन अभी ये आगे का सीन हमें दिखाया जा रहा है। तुम लगा लो ये एक तरीके की अलग टाइमलाइन है जहाँ पे टाकोपी कभी भी शिजुका से मिला ही नहीं था और मरीना काफी बड़ी हो चुकी है और वो डायरेक्ट मरीना से ही मिला था, ठीक है ना। यहाँ पे वो उन पाइप्स के अंदर छुपा हुआ था, तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और वो बोलती है कि हेलो यहाँ पे कोई है क्या? तभी यहाँ पे टाकोपी बाहर निकलता है और वो कहता है कि मैं प्लेनेट हैप्पी से आया हूँ और मैं सबको यहाँ पे खुश करने के लिए आया हूँ, लेकिन प्लीज पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मरीना है और ये अपना नाम बताती है, मरीना किराराजाका। तो मैं तुम्हें बता दूं यार कि सिंपल सी बात है, शिजुका से मिलने से पहले यहाँ पे टाकोपी मरीना से मिला था, ठीक है। और यही स्टोरी हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो फाइनली हमें दिखाया जाता है कि टाकोपी इधर मरीना के साथ आ जाता है। वो यही बताता है कि मैं एक हैप्पियन हूँ और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम मुझे एक अच्छा नाम दे सकती हो अपनी ही दुनिया की लैंग्वेज में? तो यहाँ पे मरीना भाई उसका नाम रख देती है स्कम्बॉल, ठीक है। अब यार स्कम्बॉल एक काफी घटिया नाम है, एक तरीके से वो उसकी बेइज्जती ही कर रही है, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन से यहाँ पे टाकोपी उसके कंधे पे बैठ के उसके साथ स्कूल में भी जाता है, अपने सर पे वो फ्लावर लगा लेता है जिससे कि उसको कोई देख भी ना पाए, ओके ना। हमें दिखाया जाता है कि इधर मरीना को गाल पे चोट लगी हुई होती है और उसके चेहरे पे एक स्कार भी होता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियां उसको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है, उसे काफी ज्यादा कूल समझती है, याकुजा की तरह समझती है कि उसके चेहरे पे एक स्कार है। तो साथ
साथ में उसके बालों में कमेलियन फ्लावर लगा हुआ है, उसको भी देख के उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मरीना जब उसको खाना देती है तो टाकोपी खाने के बदले यहाँ पे फ्लैपी विंग देता है, लेकिन उसके बदले यहाँ पे मरीना उसको पीटती है, ठीक है, और कहती है चुप हो जाओ। इसके अलावा वो फ्लावर पेन भी देता है, उसके बदले वो उसको लात मार के उड़ा देती है। यहाँ पे वो उसे एक बॉल पॉइंट पेन देता है, उसके बदले वो उसको पीटती है और यही कहती है कि अपनी औकात में रहो और अंदर छुपे रहो, ठीक है ना। यहाँ पे वो फाइनली घर पे आ जाती है और उसकी मॉम यहाँ पे कहती है कि मारी तुम फाइनली घर पे आ गई। तो मरीना इधर आती है और वो कहती है कि आप अभी तक जगी हुई हैं, मुझे लगा था आप सो गई होंगी, तो चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे को कंबूचा चाहिए। तो मरीना कहती है हाँ मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गई, आज बहुत कुछ हुआ है और आपको कंबूचा चाहिए ना, ठीक है मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ पे वो फ्रिज खोल के देखती है और पूछती है कि आपने मेडिसिन ले ली थी ना अपनी, लेकिन वो देखती है यहाँ पे भाई कंबूचा खत्म हो चुका होता है। तो वो ये कहती है कि मुझे माफ करना है, खत्म हो गया। तो भाई उसकी मॉम तो पागल होती है, कांच की बोतल तोड़ के उसकी आंखों पे लगाने वाली होती है और वो कहती है कि क्या तो तुमने और ऑर्डर क्यों नहीं किया, खत्म होने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि उसको वापस लेके आने की, अब तुम्हारे चक्कर में मैं ये सस्ती ड्रिंक पीऊंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मॉम को अच्छी कॉम्बोचा चाहिए पीने के लिए, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना। तो यहाँ पे भाई वो बेचारी रोने लग जाती है और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पहले वाली जिंदगी है उसकी, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है घर पे और उसकी मॉम अभी भी उसको टॉर्चर करती है, ठीक है ना। उसकी मॉम उसे बहुत आलतू फालतू की बातें बोलती है कि तुम कभी घर नहीं संभाल पाओगी जब लड़के तुम्हारे आसपास नहीं आते, और तुम्हें क्या लगता है इस वजह इन सब के पीछे मेरा हाथ है क्योंकि मैंने ठीक से तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं। तो यार हमें दिखाया जाता है कि मरीना को ग्लास से काफी ज्यादा डर लगता है और उसके चेहरे पे जो स्कार है वो ग्लास से आया था, जब वो छोटी थी तब उसके चेहरे पे स्कार आया था, ठीक है ना। मरीना यही कहती है कि बस वो कभी बड़े होकर एक अच्छी माँ बनना चाहती है, एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है और अच्छे बच्चे पालना चाहती है, वो भी बहुत खुशी से। तो टाको भी कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपनी मॉम की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हमेशा तुम मेरे को ऐसे टच करती रहती हो, बहुत तेजी से पकड़ती हो और मेरे को मारती पीटती भी हो, जैसा तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ करती है, क्यों है ना। शायद ये इंसानों की दुनिया के प्यार करने का तरीका होगा। तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी एक अच्छी माँ बनोगी मरीना, और इसमें मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। फिर उससे पहले हमें एक फादर ढूंढना होगा, एक अच्छा फादर। तो यहाँ पे यार फिर से मरीना उसको पीट के उड़ा देती है, तभी यहाँ पे सामने से एक लड़का आता है और ये और कोई नहीं बल्कि अजूमा होता है। मरीना बताती है कि पहली बार ये लोग बचपन में मिले थे और तब ये थोड़ा टाइम डेट भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद इनका कांटेक्ट खत्म हो गया था। ये बात यहाँ पे आके जब वो अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आपको पता होगा अजूमा की मॉम का क्लिनिक है, तो एक तरीके से वेल सेटल्ड बच्चा है वो, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मरीना की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि यार बेसिकली मरीना एक इतने अच्छे लड़के को डेट कर रही है। उसकी मॉम यही कहती है कि वैसे तुम्हारे डैड का काम भी अब कोविड की वजह से थोड़ा कम हो चुका है, तो वो भी घर पे आने वाले हैं, डिनर हम मिलके साथ करेंगे। तो तुमने वो बताया ना कि वो उसी औरत का बेटा है जिसका क्लिनिक है, इसका मतलब यह है कि उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है कि नहीं। भले यहाँ पे मरीना को पता होता है कि अजूमा ने बताया था कि उसके बड़े भाई को क्लिनिक मिलने वाला है, ना कि उसको, ठीक है। तो यार ये बात उसने अपनी मॉम को नहीं बताई होती है। यहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, तो मरीना यही कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि अजूमा को स्वीट्स काफी ज्यादा पसंद हो गए और उसको पैनकेक्स भी काफी ज्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से अगली बार मैं उसके लिए वो बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको मेरे स्कार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब मैं छोटी थी तो काफी ज्यादा चीजें हुई, मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए, मेरी मॉम एक अलग इंसान बन गई, ना ही मेरे कोई दोस्त थे, मैं हमेशा अकेले रहा करती थी। तो टाको भी पूछता है कि क्या तुम अब खुश हो। तो मरीना कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते ना तो मैं शायद किसी और रास्ते पे चली जाती और नाओकी से कभी मिल नहीं पाती। तो यार नाओकी अजूमा पूरा नाम है अजूमा का, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो मरीना यहाँ पे यही कहती है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से चीजें थोड़ी बदल गई है, तो शुक्रिया तुम्हें। हमें दिखाया जाता है जब मरीना यहाँ पे घूम रही होती है अजूमा के साथ, और ऑब्वियसली बात है ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि टाकोपी बहुत ज्यादा समय तक रहा है मरीना के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लड़कियां बात कर रही होती है कि तुमने उस नई ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में सुना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहती, लेकिन उसकी जिंदगी काफी ज्यादा टफ रही है। कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, तुम्हें पता ही होगा उस लड़की के बारे में। लोग कहते हैं कि वो रोप टूट गई थी, इसी वजह से वो बच गई। तो यार आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो लोग शिजुका की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये बात सुन के यहाँ पे अजूमा हाथ छोड़ देता है मरीना का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार अजूमा बचपन में जानता था शिजुका को और उसने ये बात जब सुनी होती है तो वो भी परेशान हो जाता है। तो यार फाइनली ये लोग यहाँ पे आके एक कैफे टाइप में बैठते हैं और अजूमा बताता है कि शिजुका के जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो मरीना को बताता है कि उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है और मैं खुद उससे काफी लंबे समय से नहीं मिला हूँ, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। हम एलिमेंट्री स्कूल से साथ रहते थे और सिर्फ मैं ही था जिसके ऊपर वो थोड़ा भरोसा कर सकती थी और निर्भर कर सकती थी, और थोड़े समय बाद मेरे को भी पता चल गया कि मैं भी उसके ऊपर इतना ही निर्भर किया करता था, इसी वजह से। तो यहाँ पे टाकोपी कहता है क्या इसी वजह से। इसके बाद यहाँ पे मरीना घर पे आ जाती है और उसकी मॉम कहती है कि मैंने तो सोचा था कि अजूमा तुम्हारे साथ आने वाला होगा, देखो मैंने इतना अच्छा खासा खाना बनाया उसके लिए, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ, बस उसे ये खाना पसंद आ जाए। मैंने इतना अच्छा खाना इतने दिनों से नहीं बनाया, तुम्हें पता है ये बात, और देखो मैंने अपने बालों को भी ठीक से कंघी की है और ब्लो ड्राई किया है। तो ये देख के यहाँ पे टाकोपी कहते हैं यार मैं जाता हूँ और
आजुमा को बुला के लाता हूँ जिससे कि उसको ज्यादा देर ना लगे। तो यहाँ पे जब वो इधर आता है तो वो देखता है कि भाई इधर तो आजुमा एक लड़की के साथ बैठा हुआ है जो कि और कोई नहीं बल्कि शिजुका होती है। तो ये बात यहाँ पे मरीना की मॉम को पता चल जाती है कि वो यहाँ पे नहीं आने वाला। तो इधर भाई वो मरीना को पीटना शुरू कर देती है फिर से। यहाँ पे दूसरी ओर आजुमा शिजुका के साथ बैठा होता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई मरीना यहाँ पे गुस्से गुस्से में अपनी मॉम की ऐसी तैसी कर देती है, ठीक है। और वो ये कहती है कि अगर डैड और आजुमा मेरी लाइफ में होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता, प्लीज मॉम मेरे को छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पे वो बुरी तरह से रोने लग जाती है। टाकोपी यहाँ पे घर पे आ जाता है। वो कहता है मरीना, तो मरीना कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अभी भी यहीं पे हो, ये सब क्यों हो गया? अगर मेरे को पता होता ना तो मैं तुम्हें असली नाम देती, तो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो टाकोपी कहता है ठीक है, फिर मेरे को समझ आ गया कि मुझे करना क्या है, हमें शिजुका से छुटकारा पाना होगा, बस और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे अब टाइम में पीछे जाता हूँ और उस समय में जाऊंगा जब शिजुका और तुम 4th क्लास में थे, और वहाँ पे जाके मैं उसकी बैंड बजा दूंगा और उसके बाद तुम खुश रहोगी, ठीक है ना। हमारी ग्रेट हैप्पी क्लॉक की मदद से मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, तो ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टाकोपी रॉकेट में बैठ के अपने प्लेनेट पे वापस चले जाते हैं क्योंकि वो क्लॉक टावर उसके ही प्लेनेट पे है, ठीक है ना। तो मरीना यहाँ पे ये सोचती है कि यार काश मैं उसको एक नाम तो दे देती अच्छा सा, मेरे ख्याल से टाकोपी जैसा कोई नाम। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे टाकोपी अपने प्लेनेट पे वापस आ जाता है और वो यही कहते हैं कि मॉम, जैसे कि मैं आपसे कह ही रहा था कि मैं ग्रेट हैप्पी क्लॉक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिससे कि मैं टाइम में वापस जा सकूँ जब मरीना 4th ग्रेड में थी, और वहाँ पे मैं शिजुका से बदला लेना चाहता हूँ। आपको पता है ना, अगर मैं वहाँ पे टाइम में वापस चला गया तो मैं फिर मरीना को खुश कर पाऊंगा। तो यार ये सुन के तो उसकी मॉम को, यार यहाँ के सारे हैप्पीनेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं लोग। और उसकी मॉम यही कहती है कि तुमने यहाँ पे बहुत बुरा काम किया है और अब इसलिए तुम्हारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाएगा, और जैसे एक छोटे हैप्पिन की याददाश्त होती है ना, वैसी याददाश्त कर दी जाएगी। तुम्हारी पता एक तरीके से उसको फिर से बच्चा बना दिया जाएगा। तुम यहाँ पे आए और तुमने अपना पूरा का पूरा प्लान मेरे को बता दिया। एक तरीके से तुम यहाँ पे हमारे प्लेनेट हैप्पी के रूल्स को तोड़ने के लिए तैयार हो, जो कि हमारा सबसे पवित्र रूल है कि कभी भी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, और तुम यही करने के लिए यहाँ पे आ गए। इस वजह से अब तुम इस प्लेनेट से पूरी तरह से बैन हो गए और कभी भी तुम इस प्लेनेट पे वापस नहीं आ पाओगे। इस वजह से अब तुम्हारा फिर से जन्म होगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके टाकोपी सब कुछ भूलने लग जाता है। अब यहाँ पे वो भले ही विरोध करता है इस चीज का कि नहीं ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा मत करो। धीरे धीरे करके यहाँ पे वो मरीना के बारे में, शिजुका के बारे में सब कुछ भूलना शुरू कर देता है। उसको हल्का हल्का धीरे धीरे करके सब कुछ भुला दिया जाता है। फाइनली जब वो यहाँ पे अर्थ पे आता है तो उसको याद होता है कि उसको शिजुका से बदला लेना है, लेकिन यहाँ पे अर्थ पे लैंड करते करते वो ये चीज भी भूल जाता है और इस पाइप के अंदर आके छुप जाता है। वो यही सोचने लग जाता है कि यार बदला तो मुझे लेना था, लेकिन किससे बदला लेना था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तो यार ये सारी की सारी बातें इधर टाकोपी को फाइनली याद आ चुकी होती है कि शिजुका से मिलने से पहले वो मारीना से मिला था और वो मारीना का बदला लेना चाहता था शिजुका से। लेकिन जब वो शिजुका से मिला तो शिजुका ने उसको ब्रेड वगैरह दी थी, उसका ख्याल वगैरह रखा था, उसको खाना वाना दिया था और वो सारी चीजें भूल भी गया था। इस वजह से उसको कुछ याद नहीं था और वो शिजुका का साथ देने लगा, उसी के साथ घूमने लगा। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टाकोपी इस पाइप के अंदर छुपा हुआ होता है। फाइनली यहाँ पे नाओकी आता है, यानी कि आजुमा आता है और वो यही कहता है कि ओए ऑक्टोपस, यहाँ क्या कर रहे हो तुम। तो आजुमा जब यहाँ पे टाकोपी के पास आके बैठता है तो टाकोपी उसे यही बताता है कि मैं अर्थ पे वापस आया ही इसलिए था क्योंकि मैं मारीना को खुश करना चाहता था, ना कि शिजुका को। तो आजुमा कहता है क्या बकवास कर रहे हो भाई तुम, और तुम जो भी बोल रहे हो ना मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो टाकोपी कहता है कि हमें शिजुका को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जब मैं उठा तो वो जा चुकी थी यहाँ से और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो आजुमा कहता है ओए मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाने वाला, समझे। तो टाकोपी कहता है क्यों। आजुमा कहता है मैं नहीं जा सकता यार, और ना ही मैं शिजुका से मिल सकता हूँ, और ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ, ठीक है। इस समय में मैं काफी ज्यादा बुरी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरी मॉम स्ट्रेस की वजह से बेड रेस्ट पे जा चुकी है और मेरे पिता भी वापस आ चुके हैं, तो मुझे नहीं पता इस समय क्लिनिक का ख्याल कौन रखेगा, और मैं अब उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। इसी वजह से अब मैं घर जा रहा हूँ और यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे आया था। तो टाकोपी कहता है कि आजुमा तुम ये क्या कह रहे हो, प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था, क्या तुम्हें नहीं आता था। तो आजुमा कहता है हाँ मजा तो आता था। तो टाकोपी कहता है फिर जा क्यों रहे हो तुम, कैसे, इसलिए कि मैं बेवकूफ हूँ या फिर बुरा हूँ। तो यहाँ पे टाकोपी तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग जाता है और वो ये कहता है कि मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरे को समझाओ, मैं तो बस शिजुका को खुश करना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि शिजुका तो इतनी बुरी बच्ची है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। उसने मरीना को भी काफी ज्यादा उदास कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसने मेरे को ब्रेड भी दी थी जिससे मेरे को पता चला कि वो बहुत अच्छी है और मेरे को उसके साथ रहना भी काफी ज्यादा पसंद है। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक ही समय पे इतनी ज्यादा बुरी और इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। तो आजुमा कहता है कि देखो यार ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है ना, इंसान गलतियां करते हैं, बुरी और अच्छी चीजें दोनों करते हैं। तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता बेवकूफ ऑक्टोपस, वैसे तुम हो ही बेवकूफ और शिजुका तुमसे बड़ी बेवकूफ है कि वो अपना होमवर्क नहीं किया करती थी, और मैं तुम दोनों से बड़ा बेवकूफ हूँ। लेकिन जो भी है, मुझे तुम दोनों के साथ बात करके काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता था। जिंदगी में पहली बार मेरे को
उस बेकार से घटिया से स्कूल में जाने का मन करता था सिर्फ तुम लोगों की वजह से, क्योंकि हम दोस्त थे। भले तुम थोड़े से बेवकूफ हो और तुम्हें चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, लेकिन तुम दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो। और मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कमाल का हूँ क्योंकि तुम बेवकूफ हो। लेकिन जो भी हो, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया था। ये गैजेट तुम्हारा है और मुझे माफ करना, मैंने बिना बताया तुमसे ये गैजेट ले लिया था। ये मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मुझे काफी मजा आया जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने दिमाग में पता नहीं क्या सोच लिया था कि मैं शिजुका को बचा सकता हूँ, लेकिन अंत में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया। मैं सच तो ये है कि उसको बचाने के बारे में सोचना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाया। तो ठीक है, फिर मेरे को यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए छुपके से ही बाहर आया था। मुझे वापस घर भागना होगा। तो टाको भी कहते हैं रुको आजुमा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? वो पहले से बदल गई हैं। क्या ऐसा होता है कि जब इंसान बड़े हो जाते हैं तो उनकी आंखों का कलर और शेप चेंज हो जाता है? तो आजुमा कहता है कि ये मेरे बड़े भाई जुन्या ने मेरे लिए खरीदे हैं नए स्पेक्स, वो भी उसके लास्ट पे चेक से। वो उस बेचारे को भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया और बेचारा जुन्या अब कॉलेज भी नहीं जा पाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। हे ऑक्टोपस, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या हैप्पी प्लेनेट के ऊपर कोई ऐसा गैजेट है जो कि समय को बदल सके, समय में पीछे जा सके हम लोग? अगर ऐसा कुछ भी करने का चांस है तो क्या तुम मेरे काम करोगे? अगर हम फिर से मिलते हैं ना तो मेरे पुराने वाले वर्जन को प्लीज कहना कि मैं अपने बड़े भाई से लड़ाई करूं। बाय बाय टाकोपी। तो ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। अब यार टाकोपी यहाँ पे अकेला होता है और वो यही सोचता है कि यार बात तो सही है, वैसे शिजुका की मदद करने के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी गलती थी। तभी यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि 2 बच्चियां यहाँ पे गायब हो जाती है यामाशिता फैमिली की। अब यार मैं आपको बता दूं कि जो शिजुका के डैड है वो है यामाशिता फैमिली के हेड, यानी कि उनकी 2 बेटियां गायब हो चुकी है। अब यार टाकोपी तो इधर ही वेट कर रहा होता है। फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिजुका वापस आ जाती है और टाकोपी ये कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया शिजुका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो यार जब शिजुका छोटी थी तो उसे कहा जाता था कि अगर कभी भी तुम्हें किसी भी बात की टेंशन हो तो तुम स्टार्स से विश मांग सकती हो। तुम ये विश मांग सकती हो कि तुम्हारे डैड कभी तुम्हें छोड़ के ना जाए, तुम्हें स्कूल में अच्छा खाना खाने को मिले, एक ऐसा स्कूल मिले जहाँ पे बुलिंग ना हो। तो क्या चाहती हो तुम? यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। टाकोपी यहाँ पे देखता है कि शिजुका काफी ज्यादा सीरियस होती है और वो यही कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं एनिमल कंट्रोल के पास जा रही हूँ चैपी को ढूंढने के लिए। मुझे वहाँ पे मौजूद लोगों के पेट को चेक करना होगा कि कहीं उन्होंने तो चैपी को नहीं खा लिया। तो टाकोपी कहते हैं नहीं, मैं नहीं हटूंगा रास्ते से। अगर तुम ऐसा करोगे तो एनिमल कंट्रोल के लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे और तुम्हें लोगों को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो शिजुका, इससे मैं भी काफी ज्यादा उदास हो जाऊंगा और तुम भी। मुझे पता है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड है कि तुम काफी समय से अकेली हो, तो प्लीज शिजुका। इतने में यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिजुका भाई उसके ऊपर पैर रख देती है और वो यही कहती है कि तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे डैड मेरे को ऐसे देख रहे थे वो कि जैसे वो मेरे को जानते भी नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए था? कि अब वो सिर्फ मेरे डैड नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था जब उन्होंने मेरे को फेरी के ऊपर अकेले नहीं चढ़ने दिया? यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली पैर से मार रही होती है टाकोपी को और वो बार बार यही चीजें कह रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए था, कि बड़े लोग नहीं थे मेरा ख्याल रखने के लिए, या फिर उसकी मॉम कभी भी घर पे नहीं आती थी उसका ख्याल रखने के लिए। उसे क्या करना चाहिए था जब उसके राइटिंग बोर्ड्स खत्म हो गए थे, जब उसे कहा जाता था कि तुम में से बदबू आती है, लेकिन असलियत में उसे खुद नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे कभी नहीं बताया। तो उसे क्या करना चाहिए था जब वो अपने डैड से भी नहीं मिल सकती, अपने पेरेंट्स डे पे भी वो अकेली बैठी रहती थी और कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता था। जब लोग उसे कहते थे कि चैपी बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, जब सब लोग उसके ऊपर गुस्सा करते थे और जब वो घर पे फोन मिलाती थी तो घर पे कोई फोन उठाने के लिए ही नहीं होता था, तो किससे ये सारी की सारी बातें करनी चाहिए थी उसे? बताओ मुझे, बताओ उस समय उसे क्या करना चाहिए था? तो यार बेसिकली ये सारी बातें बोलते बोलते शिजुका रोने लग जाती है। उसने एक पत्थर उठा लिया होता है और टाको भी ये कहता है कि मेरे को खुद भी नहीं पता, मुझे माफ कर दो शिजुका, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो शिजुका कहती है भाड़ में जाओ। ये किस तरीके का आंसर हुआ? तो इधर टाको पे उसे हैप्पी हैंडशेक देने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका ये कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मेरे को छोड़ दो तुम। तो यहाँ पे टाको पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो यही कहता है कि मुझे माफ कर दो शिजुका, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं बार बार ट्राई करता रहा और फिर भी फेल होता गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया और मैंने तुम्हारी कभी बात नहीं सुनी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उसके लिए मुझे माफ करो। तो यार शिजुका यहाँ पे कंटिन्यूअसली शट अप बोलने लग जाती है, उसे चुप करने लग जाती है। वो रो रही होती है बुरी तरह से क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, वो ये कहती है कि ये सब बोल के कोई फायदा नहीं क्योंकि इससे मेरे डैड वापस नहीं आ जाएंगे, मेरी मॉम भी मुझसे प्यार नहीं करती और चैपी भी कभी वापस नहीं आएगा, सब कुछ खराब हो चुका है। तो भाई यहाँ पे वो रोते रोते टाकोपी को अपने साथ लेके जा रही होती है और इधर इस पाइप के अंदर आके सो जाती है। वो याद करती है कि टाकोपी ने उसे कहा था कि वो काफी ज्यादा खुश है शिजुका के साथ रह के, ये दोनों ही काफी हैं खुश रहने के लिए और ये हमेशा साथ रहेंगे। तो यहाँ पे शिजुका देखती है कि सामने टाकोपी है, यहाँ पे हमें फिर से दिखाया जाता है वो उठ चुकी होती है। ठीक है ना, अब टाकोपी से ये कहते हैं कि मेरे पास एक स्पेशल गैजेट है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसका नाम है हैप्पी कैमरा। अगर इससे हम कोई भी फोटोग्राफ लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं तो हम उसी समय में वापस जा सकते हैं जब ये फोटोग्राफ ली गई थी। इस समय ये कैमरा टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो फोटोग्राफ जब इस कैमरे के अंदर डालता है तो वो एकदम से ना ग्लो करना शुरू हो जाता है और ग्लिटर आ जाता है उसके चारों तरफ। ठीक है, स्टार्स बने आ जाते हैं
टाको भी ये कहता है कि मेरे को अब याद आ चुका है कि एक लास्ट तरीका है, एक आखिरी चीज जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी हैप्पी पावर्स को गिव अप कर दूंगा तो मैं उसका इस्तेमाल करके इस कैमरा को फिक्स कर सकता हूँ और इस गैजेट को आखिरी बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो शिजुको भाई उसको रोकने लग जाती है क्योंकि यहाँ पे टाकोपी धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाता है। वो ये कहती है कि अगर तुम भी मेरे को छोड़ के चले जाओगे टाकोपी तो यार मैं, लेकिन इतने में यहाँ पे टाकोपी उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बहुत ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तुम कभी खुश नहीं हो पाई। इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो शिजुका यहाँ पे और रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ करो, मैं हंस सकती हूँ, मैं स्माइल करके दिखाती हूँ तुम्हें, तुम प्लीज तुम्हें को छोड़ के मत जाओ। तो टाकोपी यही कहते हैं कि अर्थ थर्ड प्लेनेट है तुम्हारे सोलर सिस्टम का, मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो शिजुका तुमने जितना भी समय मेरे को दिया उसके लिए शुक्रिया, मेरे दोस्त बनने के लिए शुक्रिया, और उस दिन तुमने मेरे साथ ब्रेड बांटी थी उसके लिए भी शुक्रिया, गुड बाय। और ये बोल के यहाँ पे टाकोपी गायब हो जाता है। और जैसा कि उसने बताया था जिस समय उसने फोटो ली थी उस समय में यहाँ पे शिजुका वापस आ चुकी होती है, यानी कि पहले टाइम ट्रेवल करके आ चुकी होती है जहाँ पे चैपी वगैरह सब ठीक होते हैं, ठीक है ना। अब शिजुका को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या। तो यार अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि टाकोपी वापस जा चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से गायब ही हो चुका है क्योंकि उसने अपनी पावर्स गिव अप कर दी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब शिजुका इधर सो रही होती है तो उसे आवाज आती है कि जैसे उसको कोई उठा रहा है, शिजुका शिजुका बोल के कि तुम लेट हो जाओगे वरना प्लीज जल्दी उठ जाओ। तो शिजुका बोलती हुई कि हाँ हाँ मैं उठ रही हूँ, लेकिन वो देखती है कि इधर चैपी होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भले ही टाकोपी नहीं है लेकिन उसकी लाइंस इधर शामिल है। वो शिजुका को गुड मॉर्निंग बोलता है, वो ये बताता है कि आज काफी खूबसूरत दिन है, एक परफेक्ट स्कूल डे। स्कूल वो जगह है जहाँ पे शिजुका रोज जाती है और ये बात मैं कभी भी भूल नहीं सकता क्योंकि तुमने मेरे को खुद ये बात बताई थी। अब शिजुका यहाँ पे जब आती है तो फाइनली उसकी वही लाइफ शुरू हो जाती है फिर से। मरीना भी इधर जिंदा होती है और वो इधर आके वही टॉर्चर करना शुरू कर देती है भाई शिजुका को, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। मरीना यही कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, फ्री लोडर कहीं की, कितनी बेशर्म हो तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, सोसाइटी के ऊपर इतना बड़ा बोझ बनी हुई हो तुम। तो यार टाकोपी ये कहता है कि वो शिजुका से फिर से पहले की तरह ही बात कर रही है और उसको बुली कर रही है। मरीना उसे यही कहती है कि ओह तो आज तुमने अपना वो बदसूरत सा कमेलियन फ्लावर नहीं पहना क्या। लगता है एक नाली की लड़की को भी समझ आता है कि वो कमेलियन फ्लावर कितना ज्यादा घटिया था, लेकिन ये बोलते साथ ही उसको एक चीज रियलाइजेशन होती है कि भाई ये तो वो पहले देख चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा जब मरीना भी टाकोपी को स्कूल लेके आती थी तो उसके बालों में ऐसा लगता था कि कमेलियन फ्लावर पहन रखा है उसने, उसके फ्रेंड्स उसे बोला करती थी, है कि नहीं। ये सुन के यहाँ पे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इधर से चली जाती है ये बोल के कि तुम एकदम घटिया हो। टाकोपी कहता है और ये रहे तुम अजुमा। यहाँ पे अजुमा अपने कुछ दोस्तों को बताता है कि कल रात उसने अपने बड़े भाई से लड़ाई की और उसके दोस्त ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है। तो अजुमा ये कहता है कि हाँ उसे गेम खेलना नहीं आता है लेकिन तब भी वो कंसोल पे लगा रहता है यार। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम्हारे पास PS4 है। तो अजुमा कहते हैं हाँ यार मैं भी कभी वो गेम्स खेलना चाहता हूँ। तो यार ये बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये देख के कि भाई अजुमा के पास PS4 है और ये लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं उससे गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो अब यार इनकी जो नेक्स्ट क्लास होती है वो दूसरे क्लासरूम में होती है। अब ये लोग जब यहाँ से जाने वाले होते हैं तो अजुमा देखता है इधर शिजुका को, लेकिन उससे वो कोई बात नहीं करता, वो यहाँ पे शांति से निकल जाता है। टाकोपी शिजुका के बारे में यही कहता है कि तुम हमेशा से अकेले ही रहती थी और साथ साथ तुम भी, यानी कि मरीना भी। मरीना और शिजुका हमेशा अकेले अकेले रहा करती थी, भले मरीना के पास आसपास लड़कियां रहती थी लेकिन टाकोपी ऐसा कह रहा है क्योंकि वो उसके साथ रह चुका है, उसे पता है। तो यार आपको वो गार्डन वाला सीन याद होगा जब मरीना इधर शिजुका को अपने पास बुलाती है मिलने के लिए, ठीक है। तो मरीना उससे यही कहती है कि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ पैरासाइट कहीं की, तुम्हारी गलती है कि मेरी मॉम रोज रोती है और मेरे डैड हमेशा गुस्सा रहते हैं, इन सब के पीछे तुम्हारी गलती है, बस तुम्हारी गलती। तो वापस करो मेरे डैड और मॉम मेरे को वापस करो जैसे वो पहले थे। तो यहाँ पे भाई मरीना तो बुरी तरह से रोने लग जाती है। अब यहाँ पे जब वो शिजुका को मार रही होती है ना तो वो देखती है शिजुका की एक कॉपी होती है जिसके अंदर टाकोपी की ड्रॉइंग बनी हुई होती है। तो मरीना पूछती है कि ये क्या चीज है। तो शिजुका कहती है मुझे नहीं पता, ये पहले से यहाँ पे थी। मरीना कहती है कितना घटिया है, जैसे स्कम का बॉल हो, कितना बेकार है और बचकाना भी, स्कम का बॉल जैसे कि स्कम बॉल। तो यार आपको याद होगा मरीना ने अपनी टाइमलाइन में टाकोपी का नाम स्कम बॉल रखा था और उसे यहाँ पे देख के याद आ चुका होता है कि टाकोपी कभी उसकी जिंदगी में आया था। मतलब पूरी तरह से याद नहीं आता, उसको जस्ट काइंड ऑफ फीलिंग्स आने लग जाती है कि हाँ वो डेजा वू टाइप होने लग जाता है उसको, ठीक है। शिजुका कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसको हमेशा हमारी चिंता लगी रहती है, ऐसा लगता है कि हमेशा हमें देखता रहता है और हर समय बस हमारे साथ रहना चाहता है। तो मरीना कहती है हाँ वैसे बोल बोल के कान में दर्द कर देता है और कभी जाता भी नहीं, क्या पागल बना है। शिजुका कहती है कि हाँ और एकदम यूजलेस है, बस बातें करता रहता है क्योंकि बात करने से खुशी मिलती है। तो टाकोपी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ये चीज तो बिल्कुल सही कही तुमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैं भूल गया था, यही सबसे कमाल का गैजेट है। तो यहाँ पे भाई शिजुका और मरीना दोनों के दोनों रोने लग जाती है। मरीना कहती है तुम क्यों रो रही हो यक। तो शिजुका कहती है अरे तुम भी रो रही हो मरीना। टाकोपी यहाँ पे अपनी मॉम से माफी मांगता है और वो यही कहता है कि अंत में मैं तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बता पाया कि अर्थ
जो तीसरा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का 2016। ऐसी कई चीजें थी जो मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाया, जो मैं फिक्स नहीं कर पाया, जैसे कि तुम्हारी फैमिलीज। ना ही मैं वो प्यार वापस लेके आ पाया जो कि तुम खो चुकी थी, वो मॉम्स जिनको कभी तुम मिल नहीं पाओगी, वो डैड्स जो कि अब तुम्हारे नहीं रहे। मैं इनमें से कोई भी चीज ठीक नहीं कर पाया, लेकिन तुम और वो हर इंसान जो कि इस समय अकेला महसूस कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बड़े होके खुशहाल जिंदगी जियोगे और अच्छे एडल्ट्स बनोगे। ये बोल के यहाँ पे टाकोपी हम सबको गुड बाय बोल देता है। हमें दिखाया जाता है कि मरीना और शिजुका दोनों दोस्त बन जाती हैं और दोनों साथ ही जा रहे होते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो शिजुका पीछे मुड़ के देखती है, मरीना पूछती है कि तुम वहाँ पे क्या देख रही हो, तो शिजुका वापस चलने लग जाती है और वो कहते हैं कि कुछ नहीं। अब ये लोग यहाँ पे एक शॉपिंग स्टोर पे आते हैं। मरीना यही कहती है कि मेरी मॉम आज काफी ज्यादा परेशान है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए घर जाते जाते एक केक लेके जाऊं। तो शिजुका कहती है कि तुम्हारी मॉम तो हमेशा ही परेशान रहती है। मरीना कहती है और इसमें गलती किसकी है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे चैपी भी सेफ होता है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे जब अंदर आते हैं तो इधर एक पेन रखा हुआ होता है जिसके ऊपर एक कैट का फेस होता है, ठीक है ना। और ये एक गैजेट था, बेसिकली मतलब ऐसा सही गैजेट था टाकोपी के पास भी, जिसका नाम था रैबिट फ्रॉम सैटर्न बॉल पॉइंट पेन करके, ठीक है ना, आपको याद ही होगा। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मरीना और शिजुका दोनों बड़ी भी हो चुकी होती है। शिजुका पूछती है कि ये क्या चीज है, तो मरीना यही बोलती है कि मुझे क्या पता, तुमने इसका नाम लिया। तो ये पूरी की पूरी मांगा यहाँ पे खत्म हो गई है। और मुझे पता है यार एंडिंग थोड़ी अजीब सी है, लेकिन अगर आपको एंडिंग समझ नहीं आई होगी तो मैं इसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एंडिंग एक्सप्लेन्ड करके। और एक छोटी लेकिन कमाल की वन शॉट एनिमे थी ये, काफी अच्छा लगा मेरे को इसको कवर करके और आपका रिस्पॉन्स भी काफी कमाल का था। भले हमारे चैनल के ऊपर 2 बार स्ट्राइक आ गया इस एनिमे के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।